बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आप अपनी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का जो आगाज़ है वो भी कर चुके होंगे। आप सब देख रहे होंगे आज का सच सवेरा दिन ब दिन एक नए अंदाज़ के साथ आप लोगों के सामने हम पेश होते हैं। देखिए नाज़रीन, अंदाज़ भले ही हमारे नए होते हैं लेकिन जो हमारी चीज़ें, जो डिस्कशन है वो वही पुरानी, यानी कि आप लोगों से रिलेट करती हुई, आप लोगों के फ़ायदे की जो चीज़ें हैं, जो हमें लगता है मुआशरे में हो रही हैं, वो हम लेकर आते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, सेहतमंद कहलाते हुए, वो जैसे अपने आप को तरक्की की जानिब लेके जा रहे, क्यों ना हम हमारे मुआशरे के रहने वाले लोगों को, हमारी यूथ को जो है उसी तरह हम सेहतमंद बनाएं और उन्हें भी तरक्की की राह पर जो है वो हम गामज़न करें। सो इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का जो टॉपिक हमारी टीम ने जो सेलेक्ट किया है इंतहाई अहम है और मैं समझती हूँ कि इस आज का जो टॉपिक है इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आज का टॉपिक ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और एक स्टेटस सिंबल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है। जो ना बात करने वाले हैं आज हम मंशियात पे, क्योंकि ये मंशियात का ये डिफरेंट जो नशावर चीज़ें हैं, इसका इतना क्रेज़, इतना जुनून हमारे नौजवान नस्ल में पाया जा रहा है। आई डोंट नो वाई, क्यों। अच्छा जी, जो बच्चा, जो बच्ची जो अपने आप को अलीट, अशराफिया में अपने आप को शुमार करती, कि जब तक वो किसी ड्रग में, किसी ड्रग एडिक्शन में नहीं है, उसके कोलीग्स, उसके फ्रेंड्स, उसके जो सर्कल में लोग हैं वो उसे एलीट नहीं मानेंगे, उसे मॉडर्न नहीं मानेंगे, उसे फैशनेबल नहीं मानेंगे। भाई क्या कर रहे हो आप? अपने आप को, अपने जहर खाने पीने को अगर आप मॉडर्न तस्वर करते हो तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े जाहिल तो आप यहीं पे तस्वर हो जाते हैं। कि अगर आप इन चीज़ों को कहते हो कि ये आपका स्टेटस सिंबल है, आपके अपने आप को अमीर दिखाने का, मॉडर्न दिखाने का, अगर ये ज़रिया है तो फिर आपसे बड़ा जाहिल मुझे नहीं लगता कि यहाँ होगा। हम बात करते हैं वेस्ट की, कि वो तो डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं और डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, अगर मैं इस चीज़ को पॉजिटिव फिर भी नहीं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट वो अपने आप को संभालना जानते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी कौम है, जो पाकिस्तानी अवाम है, ये अपने आप को नहीं संभाल सकती, अपनी पहचान खो देती है, अपना बिल्कुल टेम्पर लूज़ कर देती है। तो जब आप जिस चीज़ को नहीं संभाल सकते हो, आप क्यों उसमें पड़ते हो? और फिर ऐसी एडिक्शन हो जाती है कि जो आपको मौत की तरफ लेके चली जाती है। सो आज इन्हीं तमाम चीज़ों पे बात करें, क्योंकि हम बात करते हैं हमारी यूथ की। हमारे जो मुल्क का हाफ से ज़्यादा हिस्सा तो हमारी यूथ है और इसी यूथ में अगर ये लत लग रही है, इस लत आ चुकी है, ये जुनून आ चुका है ड्रग्स का, मंशियात का, तो इस मुल्क का मुस्तकबिल फिर क्या हो सकता है? इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। तो आपको पता है सच टीवी हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है और जो तमाम चीज़ें जो मुआशरे में हमें लगता है कि हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए नुकसान वाली चीज़ें हैं, हम उस पर बात करते हैं, उस इशू को उजागर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका सलूशन भी आप लोगों के सामने रखें। एटलीस्ट हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा करें, बाकी देखने वाले भी हो सकता है इस पे अमल करना शुरू कर दे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों को देखिए और उन्हें गाइड करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ये तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों की, जो मुझे देख रहे हैं या जिनके साथ ये हो रहा है, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है, तो यहीं से मैं अपने साथ, अपने मुआशरे, अपने मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी करना शुरू कर दूँगी, ईमानदार नहीं रहूँगी। सो हमें ईमानदारी के साथ इस मुल्क को कामयाब बनाना है। इंतहाई अहम टॉपिक है। इसके बाद एक और हमारा टॉपिक होगा, इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा, वो खूबसूरती पे होगा। नाज़रीन, खूबसूरती, ड्रग की हम बात करते हैं, ड्रग आपको बदसूरत बना रहा है, खूबसूरत नहीं बना रहा। सो हम ड्रग के साथ साथ आपकी खूबसूरती पे बात करेंगे, आपकी फेस की, आपकी आउटर इनर ब्यूटी पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ड्रग पे बात करने वाले हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हमारी आज की पहली जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी फ्रेंडली हैं और बड़े खुश मिजाज हैं, लेकिन इनकी फील्ड बड़ी डेंजरस है। ज़ोबिया आसिफ से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ोबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक बहुत ठाक। खूबसूरत लग रही, फ्रेश कलर। बस देख लें, अब काम हम इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो उसके बाद फिर अपने आप को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आज बड़े सवाल करने वाली हूँ कि लोग कहते हैं ऐसे पेशेंट, ऐसे लोगों में रह के इंसान खुद भी उन्हीं की तरह हो जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे। अगली मेहमान का भी हम बता देते हैं, हमारे साथ है निगार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम निगार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। बड़ा मज़े का आपने भी कलर पहना हुआ, यकीन करें। थैंक यू। यू वेलकम। ज़ोबिया, आप ही से आगाज़ करती हूँ। कैसे इस फील्ड को आपने सेलेक्ट किया? बड़ी ख़तरनाक फील्ड है, यकीन करें।
मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपके साथ शेयर करूं तो बिल्कुल हम चाहेंगे शेयर करें। आई एम नॉट प्लान्ड ऑफ। ओह, नॉट बाय चॉइस, बाय चांस? यस, इट्स बाय चांस, इट्स बाय चांस। क्योंकि हमारे एक मिथ है साइकोलॉजी को लेके कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, लाइक इट्स अ मिथ, आई माइट से विद माय एक्सपीरियंस। लेकिन अल्लाह का शुक्र है व्हेन आई वेंट इनटू आफ्टर माय स्टडीज तो ये है कि आई एंटर्ड इनटू इट और एक्सीडेंटली ही फर्स्ट जो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली वो दैट वाज टू वर्क विद अ रिहैब सेंटर। ओके, तो बस वहाँ से इसका स्टार्टअप हुआ और फिर जब अंदर गए और जब पेशेंट्स को देखा, उनको एंटरटेन किया, उनको डील आउट किया, तो ये इतना एक मैं कहूँगी कि एट टाइम्स जो है हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एट टाइम्स इट्स वेरी सेंसिटिव एज वेल, जिसमें स्पेशली हम कहते हैं कि पेशेंट को तो खुद ही इज नॉट अवेयर्ड ऑफ, बिल्कुल वो तो अपनी सोच बूझ समझ सब उसकी तो खत्म हो चुकी है, उसे नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ, उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स करके आ चुका है। वो बस अपने आप को आप समझ ले कि सिंपैथेटिक एक उसमें लेकर कॉर्नर में ले आता है और उसका ये होता है कि सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। उसका जो एक माइंडसेट डेवलप होता है और उसके साथ फैमिली, इमीडिएट फैमिली वो साथ अटैच है और वो वैसे ही इफेक्ट हो रही है। और पेशेंट से ज्यादा जब फैमिलीज हमारे पास आई हैं उनको मैंने डील आउट किया है, तो देन आई थॉट कि नहीं, इसमें काम करना चाहिए और इसको आगे परस्यू करना चाहिए। खल्क है जनाब, लोगों की खिदमत, हाँ अल्लाह के मखलूक की खिदमत करनी हमने। बिल्कुल। और जो भी आता उसमें फिर पेश हाँ फ्रंट लाइन हमें दिखाई देगी। तो बस वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि पहले आई एम डूइंग अ जॉब एंड नाउ आई एम रनिंग माय रिहैब। तो ये एक जर्नी रही है जॉब से लेके अपने रिहैब तक की। तो ये इतना अब मजा आता है काम करके, नो डाउट मैं कहती हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है, नो डाउट बहुत स्ट्रेसफुल वर्क है। हमें बहुत जो है इसके ऊपर कॉन्शियस होके काम करना होता है। सेंसिटिव इश्यूज हैं। बिल्कुल हम क्योंकि हमें फैमिलीज को लेके, पेशेंट्स को लेके हमें ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी के आते हैं। अच्छा, जिसमें होता है, जाहिर बात है, फैमिली सोसाइटी का भी प्रेशर इन चीज़ों को लेके। स्पेशली फैमिलीज आती हैं वो हमें ये बात करती हैं कि हम सोसाइटी में हमारा एक नाम है। यही बात और मैंने जो बात की ना, हम जो सो कॉल्ड अलीड अशराफ या मॉडर्न होने की बात करते हैं और फिर वही वो जो हमारा एक नाम बना होता है जिसको हम दिखाने के लिए ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, फिर यही हमारे पल्ले पड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो नाम है कि हमारा नाम खराब ना हो और हमारे घर में हमारे अलावा किसी को पता भी ना हो कि हमारा बच्चा ड्रग्स के अंदर है और वो ड्रग्स की ट्रीटमेंट में हमने उनको एनरोल करना है, तो हमें ये एक होता है और उसको फिर हमें इंश्योर भी करना होता है। ऐसी फैमिली से बंदा पूछे पहले कहाँ मरे हुए थे तुम लोग जब आपका बच्चा इस तरफ जा रहा था? आपको उसके बिहेवियर से पता नहीं चला? मैं कहती हूँ कि पेरेंटिंग में जिस पेरेंट ने अपने एक औलाद को पैदा किया है, बड़ा किया है, लाइक दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ कि बच्चे का बिहेवियर क्या है। आई थिंक वालिदैन तो मतलब सलाम का जवाब से या बच्चे की चाल ढाल वो आ रहा है ना, वो कैसे देख रहा है उससे समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं कि समथिंग रॉन्ग। अगर बच्चा घर के अंदर एंटर हो रहा है, उसकी जो फर्स्ट मूव है या उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है आपके साथ, आपको पता चल रहा है। एग्जैक्टली। और सबसे पहली चीज जो बच्चा करता है वो ये करता है कि घर से डेविएंस शो करेगा और सेकेंडली ये कि वो लेट कमिंग्स उसकी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अच्छा इस पे हम बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है। हम चाहते हैं कि ज़रा हम हमारी अगली मेहमान निगार साहिबा, इतरा रोबदार जो नाम है जिनका, उनसे थोड़ी बात करें। निगार साहिबा, आप इस फील्ड में कैसे आ गई? आप भी ज़ोबिया की तरह आई हैं या बस आपकी चॉइस थी, आप आना चाहती थी? नहीं, जब मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी पढ़ना तब तो फोकस मेरा ये था कि मैं पढ़ूंगी तो खुद से अवेयर होंगी, मुझे अपना पता चलेगा। जब मैं फील्ड में आई और सेशंस लिए, सब किया, तो मुझे इस काम में मज़ा भी आया। सेकंड, जब मैं पेशेंट्स के साथ डील किया तो उससे भी मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिली और अपनी लर्निंग के लिए भी बहुत कुछ मिला। फिर अब ये इंशाल्लाह मज़ीद कैरी ऑन करनी। इंशाल्लाह। पेशेंट्स के साथ जब आप डील करती हैं कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात आती हैं? क्योंकि ये तो वो पेशेंट है जिन्हें तो कोई समझ बूझ नहीं है, इनके जो इनके माइंड में आ रहा है वही उनके लिए सही है। उन्हें डायरेक्ट ये नहीं कहा जाता कि आप गलत हैं। उनके स्टेज पे जाके जिस तरीके से उन्हें कन्फ्रंट किया जा सकता है उस हद तक ही किया जाता है, स्मॉल स्टेप्स तक। ठीक है, कोई उन्हें बहुत आगे की प्लान्स वगैरह नहीं बताए जाते। उनके साथ रैपो बिल्ड हो जाए तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से। अच्छा, कोई मसला नहीं आता फिर। हाँ। ठीक, जो वैसे आप मुझे आप बताएं कि इस वक्त क्योंकि हम नौजवानों की बात करें, हमारी यूथ में देखिए, आपकी अगर मैं बात करूँ, मेरी बात करूँ, जो हमारे हम उम्र हैं, मुझे उनमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती
लेकिन जो हमारी अब की जनरेशन आ रही है, जो अभी अगर मैं कह लूँ जो बच्चियाँ हैं 10-12 साल की, 15-20 इस उम्र की जो बच्ची हैं या बच्चे हैं, उनमें ये जुनून क्यों, ये एक लत क्यों उनमें ये आ रही है देखने मैं में? एक चीज़ कहूँगी कि जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्चर जो एक होता है, और पीयर प्रेशर, हाँ। क्योंकि आपने उस ग्रुप में उस एक्सेप्टेंस के लिए आपने जो है वो क्यूरियोसिटी और वो चीज़ें और वो देखनी है, एंजॉयमेंट, एक ये चीज़। और सेकेंडली हम जो कॉमनली चीज़ देख रहे हैं कि अब ड्रग्स की असेस बहुत आसान है। यार ये बात भी एग्जैक्टली, यू आर राइट। पहले शायद हम अगर अपनी बात करते हैं ना कि हम जब व्हेन वी वर एट आवर टीन्स तो हमें तो इन नामों का अच्छा, भी नाम नहीं पता था, नामों का भी ये नहीं बात पता था। वो गिने चुने 1-2 ड्रग्स है जिनका जो कॉमन मतलब वो बहुत Exactly. बस उन्हीं का पता और था। एक ये चीज थी कि वो तो नाम भी घर में नहीं लेने, नहीं लेने वो और- तो एग्जैक्टली पेरेंट्स के सामने, मतलब कोई भी बड़ा है मतलब वो बहुत नाम नहीं बड़ी लेना, आप जो है yes. डिसओबीडियंस में आ बहुत बड़ी जाएगा। गुस्ताखी होती थी। हाँ, कि आपने वो नाम ले लिए अगर हाँ, कि ये नाम सुना कहाँ से तुमने? ऐसा है। हाँ। लेकिन अब आज के बच्चों को अगर आप देखते हैं, आप अगर 5 मिनट्स उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, बिल्कुल। और वो इतना माँ बाप को शायद पता नहीं होगा। और अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगी कि पर्सनालिटी टाइप डिफर्स। हाँ। कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ओह। कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, तो जिनके अंदर ये टेंडेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं, हाँ। या वो आप समझ लें कि इनहेरिट करके कुछ ट्रेट्स ले आए हैं, तो वो जल्दी प्रॉन हो जाते हैं इस तरफ। क्योंकि आप देखें ये टेंडेंसी वो लेकर आ रहे हैं और उनको कॉमनली वो चीज़ एनवायरनमेंट में मिल भी रही है और इजी असेस भी हो रही है, Yes. तो उनको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। तो वो ये नहीं देख रहे कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्या है, वो ये देख रहे हैं कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या है। तो वो इस चक्कर में, और फिर आप जब व्हेन यू वर इनटू दैट, तो फिर आप उस सर्कल का पार्ट है। फिर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाना, टॉलरेंस डेवलप हो जाना, और देन इट्स योर नीड। और हमें ये भी अवेयर करने में टाइम लग जाता है फैमिली को कि योर बच्चा इज़ इन अ डिजीज़, क्योंकि वो कई दफ़ा ये कहते हैं कि नहीं ये मस्ती में कर रहा है। अच्छा। स्टार्ट नो डाउट, उसका जो स्टार्ट है, उसका हाँ। जो इनिशिएट है, हाँ। वो ज़रूर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल है, वो ज़रूर है। उसने किसी ग्रुप का पार्ट बनना है, वो Okay. उसने स्केप रूट लेना है, या उसने स्ट्रेस से अपने आप को हाइड करने के निकालने लिए, के- बिल्कुल मतलब कोई ना उसने कोई ऐसी reason रीजन है। होती है, वजह होती है। ठीक है। इनिशिएट का रीजन है। ठीक है। बट व्हेन उसने इनिशिएट ले लिया, हाँ। उसके बाद ही इज डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग। अच्छा, ये अगर किसी ना किसी वजह से जो है वो इन चीज़ों की तरफ आ रहा है, डिफरेंट ड्रग्स की तरफ आ रहा है, तो उसे कितना टाइम लगता है इसके आदी होने में? देखिए अब ये है कि जो ड्रग्स हैं, हाँ। इसका एक जो इमीडिएट इफेक्ट है वो बज़ है। ठीक है। जो एक इंजॉयमेंट हाँ। उनको एक बताई जाती है कि आप ये करोगे तो तुम्हें तो वो सोचे ही भूल जाएंगी। हाँ, रिलैक्स हो जाओगे, तुम- तुम ये झंझट से निकल आओगे। वो हाँ। एक बताया ही ऐसे जाता है ना कि अगर इस झंझट से निकलना है हाँ। तुमने तो ये कर लो, ये कर लो, yes. तुम्हें सारे मसले खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। जब उसने वो कर नए मसले लिया, आपका इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो तो फिर बाद की बात है ना, वो Yes. तो पता ही नहीं कि बाद में हाँ, होने क्या वाला है, हाँ। अभी तो सिर्फ ये पता है कि बस इस मसले से जान छूटी, इधर से अभी escape इस route मिले। सिचुएशन से कैसे निकलना है हाँ, उससे। इधर से escape route मिल हाँ, जाए। हाँ। तो वो लिया, वो इतने एक बज, और नो डाउट इमीडिएटली एक बज मिलेगा, ठीक है। बट ही डजंट नो कि फिर उस बज की तलाश है। अच्छा। और दोबारा जब वो ड्रग्स इनटेक कर रहे हैं हाँ। तो वो बज नहीं है, क्योंकि बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर रही है। तो उस बज की तलाश में दे बिकम कि नहीं अब और करना है, एंड दे जस्ट रेज द क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग। और सिर्फ रेज नहीं करते, सोवरिटी में ये होता है कि दे जस्ट डू वेरिएशंस विद अदर ड्रग्स। तो वो एक ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ दूसरा, लाइक हैश के साथ अल्कोहल को ले लेंगे, वो हैश के साथ आइस पिक करना स्टार्ट कर देंगे। तो लाइक दीज आर मोर कंसर्निंग थिंग्स। उनको क्या है कि हमने सिर्फ वो इंजॉयमेंट लेनी है, कि हमें वही वाला सरूर मिले जो पहला था। किया था तो मिला था। तो वो साथ साथ बॉडी भी डिपेंडेंट हो रही, और साथ साथ आप वेरिएशंस पे भी जा रहे हैं। जब तक वो फिर ये चीजें इनका इस्तेमाल नहीं करेगा तो यकीनन वो तावला होगा, बेताब होगा। क्रेविंग्स आ जाती है, ऑब्वियसली yes. डिपेंडेंसी जब क्रिएट हो गई है, फिर जैसे ही अगर उनका एक टाइम है, अब एक ड्रग का अपना टाइम होता है हर ड्रग का, कि वो 8 आवर्स का इफेक्ट दे रहा है, 12 आवर्स का इफेक्ट दे रहा ठीक है। जैसे ही वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो इमीडिएट हीट स्टार्ट हो इस पे जाएगी। हम मजीद बात करते हैं ज़ुबैर कि ये क्या इसकी टाइमिंग या उसके बाद क्या पेशेंट क्या फील करता है। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इन डिटेल आपसे जानते हैं ना, सिर्फ हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। इंतहा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन सीरियस इशू भी है, क्योंकि हम हमारे यूथ की, नौजवानों की बात करें और एक ऐसे जुनून में वो ख़ुद को मुब्तला कर रहे हैं जो कि ख़तरनाक है। अगर उनको जुनून हो अपनी पहचान बनाने का, ख़ुद को कामयाब करने का, इस मुल्क की तरक्की खुशहाली में कुछ खिदमात जो हैं वो सर अंजाम देने का, तो यकीनन उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें और मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन ये जिस जुनून की हम बात कर रहे हैं, ये जुनून उन्हें उनके काबिल भी नहीं छोड़ रहा। हम ड्रग्स की बात करें, डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनकी हम बात करें, तो इस जुनून का ख़ात्मा किस तरह से हो सकता है, ये क्यों परवान चढ़ रहा है, क्यों हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो इस तरफ आ रहे, तो उसी पे हम बात करें। तो भी आपसे हम बात कर रहे थे कि एक बॉडी की ज़रूरत बन जाती है, उसकी कुछ टाइम होता है हर ड्रग का, वो ज़रा बात कंप्लीट कर लीजिए। ये ऐसे है कि मैं बात कर रही थी कि जैसे हैश है, हेरोइन है, आइस है, तो हम बेसिकली बात करें कि बॉडी पे उसका इफेक्ट कितना है। हाँ। अब हैश की बात करते हैं तो वो एक पेशेंट जब ले रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, जब स्टार्ट में वो ले रही है, उन्होंने एक सिगरेट ले ली है तो उनको 24 आवर्स तक उनको दोबारा उस चीज़ की क्रेव नहीं होगी, उसके बाद जाके दोबारा उनको वो स्टार्ट होगी। लेकिन हम हेरोइन और आइस की बात करते हैं तो हेरोइन का जो एक टाइम पीरियड होता है वो 8 to 16 आवर्स। अब स्टार्ट में वो 16 आवर्स का देगा, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही थोड़ा आगे जाते जाएंगे, डिपेंडेंसी ज़्यादा होती जाएगी तो वो 8 आवर्स पे आ जाएगा। फिर यहाँ तक भी होता है कि 4 से 2 आवर्स तक के भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं। 4 से 2 और यहाँ पे मैं मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो ये है कि पहले तो वो अपनी एक फॉर्म जो होती है सिगरेट में डाल के ले रहे होते हैं, फिर वो एग्जैक्टली फिर वो उस पे आ जाते हैं, जिसको आम जुबान में ये लोग पन्नी बोलते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। देन इसकी सिवियरिटी जो तब स्टार्ट होती है जब ये इंजेक्टेबल्स पे आ जाते हैं। ओह माय गॉड। तो लाइक इंजेक्टेबल्स पे भी फिर इनकी वेरिएशंस हैं, आईएम और आईवी पे, अच्छा। मस्कुलर और वीनस। मस्कुलर इनको जो है इफेक्ट जो देता है वो उसका फिर भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है, लेकिन जो आईवी होता है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और जाहिर है आप उसको ब्लड में इंजेक्ट करें, फौरन आपके ब्लड के साथ जाके जो हम फिर मैं भी बहुत सिवियर उसके ऊपर जाऊंगी कि अब इंजेक्टेबल्स की जब बात आ रही है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ, इनको नहीं पता व्हाट दे आर डूइंग। और मोस्टली जो हेरोइन आप नॉर्मली भी अगर हम देखें, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी उनको थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि आप देखें कि आप पुल्लों के नीचे देखेंगे कपड़ा डाल के नीचे 3-4 लोग बैठे होते हैं, जो कि शायद आम बंदे को नहीं पता कि व्हाट दे आर डूइंग। बट वो ये क्या होता है कि वो 3-4 लोग हेरोइन कर रहे हैं, वो पन्नी पे लगा रहे हैं, पी रहे हैं, अंदर वो बैठे हैं, उनको नहीं होश के बाहर सामने मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया किस हसल बसल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी उस दुनिया में बैठे हुए। इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। उनको क्या है, उनको सिर्फ ये है कि नशा लेना है, करना है, कहाँ से पैसे जमा करने हैं, उसके लिए अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। वो घर में जाके बीवी को मार देंगे, वो जो है चोरियां कर लेंगे, वो अच्छा, जाके ज़ेवर बेच देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हमारे सामने आए जिसमें फैमिली पे तशद्दुद किया गया, अपनी घर के अंदर चोरियां की गई, इवन सिर्फ मार पीट नहीं, कत्ल तक के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। निगार साहिबा, इस अभी तक के आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे मुश्किल कैसे पेशेंट को डील करना था, जो आपको बड़ा एकदम से थोड़ा सा डर भी लगा? वो तो जिसकी ना आइस जिन्होंने ली होती है। अच्छा। क्योंकि आइस के जो विड्रॉल्स होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं, उनमें हेलुसिनेशंस भी होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, पैरानोया होता है। अच्छा। और वो इतनी जल्दी किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते, किसी को सुनना नहीं, अपनी जो उनका पैरानोया अपना जो पैरानोया है हाँ। सिर्फ उसी को ही फॉलो करना हाँ। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ड्रग के इन्फ्लुएंस में आके इड ओवरकम कर जाती है, और इड में ये है कि जो कह रहा है, जो दिल कर रहा है कर दो, फोकस एक ही चीज़ पर है कि ये करना है। अच्छा, कोई जो आम अल्फाज में गए जिधर उसकी सुई अटक गई बस अटक गई। आइस का ज़्यादा डेंजरस इसलिए भी होता है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करें, अगर उन्हें किसी एक पे शक भी हो गया वो उसकी किसी भी सिवियरिटी लेवल पर चले जाएंगे। अच्छा। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि मैं शायद गलत हूँ, कुछ भी नहीं, उनका फोकस वही है, और उन्हें उसके अकॉर्डिंग जिस किस्म का उसे शक है उसके अकॉर्डिंग उन्हें हेलुसिनेशंस होंगी, और वो हेलुसिनेशंस तो जाहिर सी बात है जब किसी को हेलुसिनेशन हो रही है तो वो तो उसका पक्का बिलीव होने शुरू हो गया, जाहिर ही बात है। तो
उन्होंने कुछ भी कर जाना है। थोड़ा सा मैं निगार की बात में ऐड इन करूंगी ज़रूर। कि आइस आजकल एक बहुत कॉमन हो चुकी है, कॉमन, और बिल्कुल। इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं ये चीज़ ऐड इन करूंगी कि ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो नेचुरल किसी उससे नहीं मिला, और सेकेंडली इसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत सुवेयर हैं, बहुत सुवेयर हैं। अभी निगार ने बताया कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, पैरानोया तो बड़ा कॉमन है, एग्रेशन लेवल भी इसमें बहुत हाइटेंड हो जाता है। और इसका इमीडिएट मैं थोड़ा सा एक सिंपल एक आइडेंटिफिकेशन है जो मैं पेरेंट्स को बताऊंगी ज़रूर। कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा, आपको शक है कि बच्चा शायद इधर आइस कर रहा है या नहीं, तो आप ये देखें कि अगर आपका बच्चा 42 से 48 से 72 आवर्स तक नहीं सो रहा, अच्छा, तो इट मीन्स कि ही इज इनटू आइस, क्योंकि Something उसका wrong. इमीडिएट जो इफेक्ट है वो स्लीप के ऊपर है। आइस इट्स बेसिकली स्टिमुलेंट ड्रग, और इसका इफेक्ट ये होता है कि नींद उड़ जाती है। ओके, ठीक है, तो ये 48 से 72 आवर्स। कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जिसमें वो सोते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्योंकि हैश के साथ, अल्कोहल के साथ थोड़ा सा होता है कि वो रिलैक्स करते हैं, बॉडी बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर और उनकी जब वो ड्रग्स लेते हैं सबसे पहले एपिटाइट में चेंज आता है, उनकी जो भूख लगना, ज़्यादा लग जाना या कम लगना। अच्छा, हाँ, ये भी है, या तो कम खाएंगे या बहुत ज़्यादा खाएंगे। हाँ, और जब सेकेंडली हम बात कर रहे थे, जिस तरह पहले मैम जुबिया कह रही थी कि पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, हमारे पेरेंट्स ने ज़्यादातर उन्होंने ये सोचा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज जाने, स्कूल बस जाने, पढ़ाना लिखवाना है, हाँ, पे कर दिया, घर आ रहे हैं तो खाना दे दिया। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी, बस बात उन्हें ये भी नहीं पता कि बिहेवियर पहले क्या था और अब क्या है। उन्होंने कभी गौर किया ही नहीं, तो इसलिए उन्हें पता नहीं चलता, और जब उन्हें पता चलता है वो तो वैसे ही एक्सट्रीम लेवल होता है। अगर स्कूल कॉलेज की हम बात करें तो वहाँ भी टीचर्स मना नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सबसे पहले पेरेंट्स जाके अगर टीचर कुछ करती भी है, हाँ, हमारे जब हमारा दौर था, जब टीचर की शामत आ जाती है, आपने हमारे आप बच्चे को जब डांटा छोटे थे तो आप कह रहे हैं उस टाइम पे हमारे टीचर्स को पेरेंट्स भी बहुत वैल्यू करते थे। अगर टीचर ने मारा है, हमें डांटा है, हम घर जाके बताते नहीं थे, क्योंकि हमें उल्टा और डांट पड़ेगी कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने किया क्या जो टीचर ने तुम्हें डांटा। टीचर्स को अलाउ किया जाता है कि आपने डांटना ही नहीं, उफ नहीं कहना हमारे बच्चे को, तो कहाँ पे टीचर्स बोलेंगे। और का वाकया हमारे सामने जो कॉलेज में बच्चे को हमारा, वो देखे, उस पे भी किसी ने कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल बिहेवियर तो वो नहीं हो सकता। उन्हें डिफेंड किया जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने एग्जैक्टली वही सही है, उन्हीं की साइड ली जा रही है, और जो बेचारी जिसका उन्होंने बुरा हाल कर दिया, ये एक नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं हो सकता। ये तब जब ये भी तब लेकर आते हैं अपने जो भी अपने बच्चे हैं या कोई भी फैमिली मेंबर है जो ड्रग करे, जब वो उन्हीं के खिलाफ होता है और उन्हीं के कंट्रोल से बाहर होता है, हाँ, तब लेकर आते हैं। अदरवाइज अगर वो अपना चल रहा है, रूटीन लेकर चल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं लेकर आता। हम लोग का एक कॉमन वो है ना कि जब तक एक्सट्रीम भी नहीं जाएगी चीज तो हमने अप्रोच नहीं करना। तो मतलब जब पानी सर से गुजर जाएगा फिर हम भागते हैं, फिर हाथ पाँव मारते हैं, अब क्या करें। जैसे आपने कहा था पहले वेस्टर्न कंट्रीज का, हाँ, वहाँ पे इतना इसलिए नोट नहीं किया जाता क्योंकि वो वैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हमारी फैमिलीज में पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमारी फैमिली सिस्टम है, डिपेंडेंसी है। लेकिन हम देखें, हमें हमारा इस्लाम भी तो इजाज़त नहीं देता, हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, वो तो बहुत कम जाके कोई देखता है ना। जब ये नोट किया जाता है कि हमारा, क्योंकि माहौल जो खराब होता है वो माहौल इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम है, डिपेंडेंसी है ही है। वेस्टर्न में भी बुरे ही है और उनके ऊपर भी असरात बुरे ही हैं, लेकिन वहाँ इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। ऐसे ही उनका वो पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वहाँ नोट नहीं करता। एग्जैक्टली, इसलिए है। लेकिन ड्रग्स लेना और ये सब कुछ कहीं पे भी मॉडर्न नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है। लेकिन हम ज़ोबिया देखें, हमारे जो बच्चे हैं, जिनको हम अगर बर्गर बच्चे कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए, जो मम्मी डैडी हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो ये कॉमन चीज़ है। और जब तक वो किसी ड्रग में है नहीं, वो एलीट क्लास नहीं है, अशराफिया नहीं है, तो ये हमारे घर से भी चीज़ें आ रही है ना, हम तरबियत ऐसी दे रहे हैं, उन्हें फ्री हैंड ऐसे दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के ऊपर एग्री करूंगी। हमारे पास कई दफ़ा फैमिलीज आती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है बच्चा हैश और सिगरेट कर रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन, फिर राइस नहीं करें। अब द थिंग इज कि वी विल से देखिए, छोटे स्टेप से आप उसे शर्त दे रहे हैं, आगाज आप कर रहे हैं, जब हो रहा है प्रॉब्लम तो बाद में आएगी। एंटर कर दिया एक डार्क रूम के अंदर, आपने उसको पुश कर दिया एंड नाउ यू आर सेइंग कि अब ये और अंधेरे में ना जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। नो एग्जैक्ट, नॉट पॉसिबल। फिर वो कहते हैं कि जी हम बाहर रहकर आए हैं, यूके में तो इट्स वेरी कॉमन।
आप इधर चले वो जाइए, यूके USA था भाई, ये चले पाकिस्तान जाएं। अब यहाँ पे डिफरेंस है ना, अब ये फैमिलीज को नहीं पता होता कि डिफरेंस है। अब हमारा क्या एक प्रॉब्लम है, हम लोग पाकिस्तानी का, मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे एडिट करूंगी कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्सट्रीम्स के ऊपर जाते हैं। यही बात, हम मॉडरेट लेवल पे नहीं हम रहते, बैलेंस नहीं रखते, मैनेज नहीं कर सकते। हम अगर करते तो बिल्कुल नहीं करते, और किसी चीज के जाते हैं तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, फिर अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, हम अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर देते हैं। यही बात है। इसलिए भाई जब आप मैरिज नहीं रख सकते तो खुदा किसी काम की बाहर नो डाउट अल्कोहल इज जो है वो लीगली वहाँ पे अलाउ है, हाँ। हैश वहाँ पे लोग कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि उनकी खास क्वांटिटी है, उनकी एक खास एक लिमिट है, और उनको ये अवेयरनेस दी हुई है, और वहाँ पे अवेयरनेस बहुत क्रिएट की जाती है। की बात करते हैं, वहाँ लड़कियाँ लड़के जो भी हैं वो ड्रग लेके, ड्रिंक करके, वो खुद ड्राइव करके घर जा रहे हैं, और हमारे यहाँ देख ले वो अपने पाँव पे यहाँ खड़ा नहीं हो सकेगा, बिकॉज़ दे न्यू इट, वो कि मैं ये लिमिट क्रॉस करूंगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है, ओवरडोज में मेरे साथ क्या हो सकता है, ओवरडोज होगा, और जब मेरे मैं नुकसान ओवरडोज हो सकता है, होगा, मुझे बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, मुझे फिजिकल इश्यूज आएंगे, और मेरी हर चीज डिटोरिएट हो जाएगी। बिल्कुल, तो यानी हर चीज को वो मैनेज करके चलते हैं। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन? पैगाम मैं यही दूंगी कि फैमिलीज शुड गेट अवेयर ऑफ इट, बिकॉज ये एक वो अलार्मिंग चीज़ है कि जिसको लेके हम भी कंसर्न्ड है। मैं अपने करियर की अगर बात करती हूँ तो पहले हमारे पास जो एक एज ग्रुप आता था ट्रीटमेंट के लिए वो अबव 30 होता था, और अब कोई रेयरली 20s में आ जाए तो ठीक, बट नाउ अ डेज एक दैट इज़ वेरी कंसर्निंग थिंग कि अब जो एज ग्रुप आ रहा है वो 15, 17, 18, और लिटरली हमारे लिए वो शॉकिंग था कि 12 साल बच्चे की हमारे पास हम 12 साल में हमें अपनी होश नहीं थी। डिटेल्स, और दैट इज वेरी शॉकिंग टू अस एज वेल कि 12 साल के बच्चे की एज क्या है, क्या है, बिल्कुल ऐसा, और उसके कान चेक करें। एग्जैक्टली, और लैकिंग कहाँ है कि पेरेंट्स के पास शायद इतना टाइम नहीं है, या पेरेंट्स इतना कंसर्न नहीं है, या पेरेंट्स जो है इतना फोकस्ड ही नहीं है बच्चे को लेके। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चे की हर चीज के ऊपर नजर रखें, अगर तवज्जो रखें ताकि इससे पहले के पानी सर से गुजर जाए और आप फिर वर्ड यूज करें। काश निगार साहब आपका पैगाम नाज़रीन? ये भी मैम जुबिया से आगे कंटिन्यू करूँगी कि ड्रग्स का तो जो भी इफेक्ट है, लेकिन ड्रग्स जो है वो आपका अनकॉन्शियस जगाता है। ठीक है, तो आपके घर का माहौल जिस तरह आपने बच्चे को फ्री हैंड दिया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेप्शंस चल रही हैं, कॉग्निशंस डेवलप हो रही हैं, ठीक है, वो भी बहुत नेगेटिव असर देती हैं। ठीक है। तो आप अगर अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारें, सबसे पहले तो गुजारें तो आपको पता चले उसका बिहेवियर कहाँ पे चेंज हुआ, उसे क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसका बिहेवियर का चेंज है, फिर उसके साथ आप ये देखेंगे जो आप उसे फीड करवा रहे हैं, कि अगर वो आपके साथ वक्त गुजार रहा है और घर का माहौल ही सही नहीं है, आप यहाँ की बात करें वहाँ की करें, वही लर्निंग कर रहे हैं, तो उसकी वैसे ही पर्सनैलिटी खराब होगी। एग्जैक्टली, सबसे मतलब एट द एंड रिजल्ट यही है कि वालिदैन को इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया निगार आपका, ज़ुबिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे भी करेंगे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, सीरियस टॉपिक है, सेंसिटिव इशू भी है, तो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इशूज़ कहाँ पे आ रहे हैं, मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे आपको खुशामदीद। एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। ड्रग पे बात की जा रही है, और हमारा जो कीमती सरमाया जिसे हम नौजवान कहते हैं उनकी हम बात करें, उनमें जुनून पाया जा रहा है। मैं बड़ी हैरान हूँ, जुनून अगर कामयाबी का होता तो हम सलाम पेश करते, लेकिन ये ख़तरनाक जुनून है, और इस ख़तरनाक जुनून को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रग्स की जो हम बात करें, जो कि एक फ़ैशन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और दिन ब दिन ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि ख़तरनाक भी हैं। तो इसी पे हम बात करें, हमें कुछ और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारी एक जो अभी मेहमान जो हमारे सामने हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में तो आप इन्हें देखते ही रहते हैं, और जब भी आती है बड़ा मज़ा आता है इनसे बात करके। वैसे भी मिले तो यकीनन इनकी डिस्कशन इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन प्रोग्राम में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हमारे साथ हैं यकीनन दी वन एंड ओनली नबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नबीला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू नबीला, आपने वक्त दिया, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आप अपने पेशेंट्स के साथ कितना मसरूफ़ थी। थैंक्स टू यू कि आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और हाईलाइट करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नबीला, आपने हमारे पहले टॉपिक्स भी देखे जो कि हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और अब आज के टॉपिक की बात करें, ये तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ज़रूरी है।
ऐसा ही है, क्योंकि ये चीज़ हमारे मुआशरे में पाई जा रही है। अगले हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ हैं जी, काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है थैंक यू काशिफ साहब वक्त देने के लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। नबीला, लेडीज़ फर्स्ट काशिफ साहब, पहले हम लेडीज़ फर्स्ट करते हैं एज़ यूजुअल। नबीला, मैंने ज़ोबिया से भी पूछा, क्योंकि जब हम एक साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, इस पेशे की बात करते हैं, लोग बड़ा कुछ अजीब सा सोचते हैं। और जो मुझे ज़्यादातर सुनने को मिला, जो मेरे कोलीग्स हैं या उनसे या कम्युनिटी से जो सुनने को मिला, कहते हैं जो लोग इस फील्ड में होते हैं उन पे भी असरात आ जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से होता है, क्योंकि देखिए डेफिनेट सी बात है कि हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक स्टिग्मा भी है। और दूसरा, जब आप डील कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास सामने क्लाइंट आया होता है वो बेसिकली आता ही नेचर ऑफ प्रॉब्लम के साथ है, जिसमें आप देख लें कि डिफरेंट इश्यूज हो जाते हैं। लो मूड के साथ होते हैं, उसके अलावा हाई मूड के साथ होते हैं, या ड्रग एडिक्शन की तरफ होते हैं, या फिर ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीजेस जिसमें हम कहते हैं कि जहनी बीमारियां होती हैं, वो हमारे सामने आते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि आप एक टाइम दे रहे होते हैं पेशेंट को, उसके साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट लाइफ में हम डिफरेंट हैं और डॉक्टर्स हम सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए हैं और वहाँ पे हमारे लिए दोस्तों के लिए हम दोस्त हैं, अपनी फैमिली के अंदर हम वही आम सादा से लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग इसी तरह से डेफिनेट सी बात है, जब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ पेशेंट हम जो 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं तो हमें बहुत सीरियस नोट पे उन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बेसिकली जो इतनी फास्ट हो गई है और जो है आप कहने के ड्यूरेशन भी कम हो गया है कि लोग 30 सेकंड्स में भी फॉरवर्ड करके जो है वो चीज़ों को देखते हैं। 30 क्या, आप 15 सेकंड की बात, 15 सेकंड की बात करें तो भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही है। तो इस दौर में आपको कोई सुनने वाला अगर अच्छे तरीके से मिल जाए और आपको डीपली, ये अच्छा एक बहुत बड़ी नेमत होगी अगर आपको कोई सुनने वाला मिल जाए। हाँ, वरना सुनाने वाले मिलते, सुनने वाला कोई नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो फिर ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्लाइंट को उस डोमेन से निकालना या उनको एक वे आउट देना, ये चीज़ें जो है बेसिकली डोमेन है। ठीक, इस पे आगे चल के भी हम बात करते हैं कि अगर कोई इस चीज़ का एडिक्टेड है ड्रग का, तो कैसे आप उनको ट्रीट करते हैं। चाहते हैं ज़रा काशिफ साहब से भी हम थोड़ी बात कर लें। काशिफ साहब, नई नस्ल को कैसे देख रहे हैं जो दिन ब दिन एक फैशन के तौर पे डिफरेंट ड्रग्स की आदी होती जा रही है और अपना कैरियर, अपना मुस्तकबिल, अपने फैमिली सब कुछ तबाह करते हुए दिखाई आजकल नौजवान नस्ल आज के यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैशन बन चुका है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी जब उनका फैमिली वगैरह हमारे साथ रब्ता का, आजकल तो आइस वाला तो बहुत ज़्यादा है। आइस ज़्यादातर केस हमारे पास आइस आते हैं। इस वक्त हमारे पास 75% है 3 सेंटरों में, तो ज़्यादातर आइस केस बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो इसके बाद फिर हम इसको डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। जब पेशेंट हमारे पास एडमिशन करते हैं हम इसको पहले ड्रग्स टेस्ट कराते हैं। अच्छा। इसके बाद हम उसको डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, इसको मेडिकेशन वगैरह हम उसको देते हैं। तो इसको पेन वगैरह कोई ऐसी चीज़ वगैरह बिल्कुल उसको नहीं होगी, पुरसुकून हुई भी माहौल में तलब भी उसको नहीं होगी। तो हम उसको मेडिकेशन देंगे, फिर इसको डिटॉक्सिफिकेशन करा के फिर मैडम इसको काउंसलिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, तो ना उनकी काउंसलिंग भी जारी रहती है। जी जी जी। फिर इसके बाद मैं फैमिली को भी साथ इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली को भी काउंसलिंग होती है साथ साथ। तो इस वक्त मेरे ख्याल से कौशल साहब के फैमिली की सबसे ज़्यादा काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर फैमिली की काउंसलिंग हुई हो, वो अवेयर हो, तो यहाँ तक बच्चा पहुँचे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। तो इसके बाद फिर हम 90 दिन से लेकर 120 डेज का कोर्स करते हैं, तो मरीज़ को मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं, फिर हम मरीज़ को डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, देखिए काशिफ साहब, अगर मैं बात करूं, जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते थे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इजीली ये तमाम तर चीज़ें आपको इवन नाम भी हो सकता है ना पता हो ये डिफरेंट ड्रग्स का। तो आज के बच्चे, आजकल जो दौर है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सरेआम है। क्यों, क्या वहाँ उन्हें पूछने वाला, देखिए इदारे की हम बात करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की तरबियत दी जाती है, लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे इदारों के अंदर आ वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये आजकल जो डीलर यूनिवर्सिटी में मौजूद है, डीलर उधर मौजूद है, ये चीज़ें बेचते हैं, तो ये आगे जी बिल्कुल बिल्कुल। और यदि कोई इस वक्त मेरे पास कल क्लाइंट आया था, तो 14 साल का बच्चा है, तो आइस पी रहा है, तो हिसाब लगा फिर आगे पता नहीं जवान नस्ल किस तरफ जा रहा है। मतलब 14 साल की उम्र में अगर ये हाल है, 24 में वो क्या करेगा? बिल्कुल। नबीला साहबा, ये अगर 14 साल में, ये तो वाकई एक शॉकिंग न्यूज़ कि अगर 14 साल के बच्चों का ये हाल है, तो आगे
टीन एज में ना जो बच्चा होता है बेसिकली उसका जो माइंड होता है ना वो बन रहा होता है, वो इमोशनली ग्रूम हो रहा होता है, उसके इमोशंस जो है वो बन रहे होते हैं, ब्रेन जो है वो एक टीन एज से निकल के एक मेच्योरिटी की तरफ आ रहा होता है। तो आप ये देखिए कि एक नेचुरली जब ब्रेन अपने वक्त पे चल रहा है और उसमें आप ये ब्रेन के जो केमिकल्स, ये आइस हो गई या डिफरेंट ड्रग्स हो गए, तो वो जब डेफिनेटली ब्रेन पे असर करेगा तो वो अपने तरीके से ब्रेन को रेडी करते हैं। तो अभी जैसे आप बात कर रही थी कि 14 एज का जो बच्चा है क्लाइंट जो कल हमने एडमिट किया है, उसमें आप देखें कि वो 24 साल में अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो 24 साल में किस स्टेट पे होता, और वो उस स्टेट पे होता है जिसपे फिर उसको खुद भी नहीं ये चीज समझ आती कि मैं किस डोमेन में जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे जो ड्रग है वो आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाना शुरू कर देती है, आप ड्रग को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ये बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम ड्रग लेते हैं, कोई भी अल्कोहल वगैरह व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता है हमने कैसे खुद को कंट्रोल रखना है या हमने कितना वो करना है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ड्रग आपको कंट्रोल कर लेती है। ये मिथ है। हाँ, अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैम हमने ये चीज़ तो बहुत कम कर दी है और ये हमने बहुत ज़्यादा ले लिया। अच्छा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि कम ली है या ज़्यादा ली है, उसका जो असर है वो तो वही है, वो तो बराबर है, उससे कम ज्यादा का कोई फर्क नहीं। उसमें नेगेटिविटी है, पेशेंट अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसकी सोचों में तजाद आ जाता है, उसके अंदर एक फैसला करने की सलाहियत नहीं होती, उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, वो अपनी डेली रूटीन में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे अमूमन करते हैं। डिपेंड करता है, वेरी करता है ड्रग टू ड्रग के। कुछ जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट को बिल्कुल ही नम कर देती हैं और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो बिल्कुल हाइप क्रिएट कर देती हैं या हाई कर देते हैं। लेकिन दोनों एक्सट्रीम लेवल हैं, तो दोनों डेफिनेटली खतरनाक होता है एक इंसान के लिए। बिल्कुल लो, बिल्कुल हाई, ये सिम्टम्स बैलेंस नहीं रहता। एग्जैक्टली तो आप ये सोचें कि अगर यूथ देख रही है और उनको ये चीज़ समझ आ जाए कि हमने कहाँ पे अपनी बॉर्डर लाइन क्रिएट करनी है और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस तो है। अच्छा, ये पता है कि यही बात है, नुकसानात का अंदाजा ये नहीं भी है। मुझे लगता है निवृत्त सेबा कि हमारे नौजवान नस्ल को पता भी है कि अगर वो इसके आदी हो गए डिफरेंट ड्रग्स के, तो उनका आगे मुस्तकबिल में उनका क्या हाल हो सकता है या किन नुकसानात का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन या तो वो एक अपने कह रहे कि सर्कल का प्रेशर, वो जो मैंने स्टार्ट में भी बात की कि हमने इसे स्टेटस सिंबल बना लिया है, हमने इसे मॉडर्न कहलवाने का इसको एक ऑप्शन ये रखा हुआ है कि जब तक ये चीज़ साथ होगी हम मॉडर्न नहीं कहलाए जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों, वो सोसाइटी प्रेशर या इन चीज़ों की वजह से हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिफरेंट रीजंस हैं। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए करेंगे, कुछ जो है वो सर्कल में होते हैं, तो वो उन सर्कल का प्रेशर इतना होता है कि उसकी वजह से वो यूज़ करते हैं। दोस्त को लेके कि नहीं कुछ नहीं होता, ट्रायल के चक्रों में और कुछ गलती से लग जाते हैं, कुछ को पता होता है तो भी लग जाते हैं। लेकिन अगर इन सारे को हम एक लाइन में रखें और उसके नुकसान और उसके अफेक्ट को हम एक साइड पे रखें, तो ये चीज़ ये है कि आप बेशक अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी की मर्जी से किया या गलती से कर दिया है, तो प्लीज़ जिस टाइम आपको ये चीज़ समझ आ जाती है या फैमिली मेम्बर को ये चीज़ समझ आ जाती है या क्लाइंट को खुद ये पहली स्टेट पे समझ आती है, तो फौरन से वो अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले कि ताकि वो ट्रीट करे अपने आप को, और उसके अलावा या फिर किसी कंसल्टेंट से जो है अगर उसे लग रहा है कि वो खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, फौरी अपनी फैमिली या किसी डॉक्टर, किसी फ्रेंड को लीक से डिस्कस करें जो आपको लगता है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी हेल्प कर सकता हो। काशिफ साहब, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वालिदैन के, उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे जज करेंगे कि इनका बच्चा या बच्ची किसी ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं या हो रहे हैं? बेसिकली जो फैमिली जब कॉल करते पहले पूछते हैं मरीज़ों का, इस मरीज़ का ये कंडीशन है, मरीज़ चिड़चिड़पन बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है, खाना पीना नहीं खाता, दिल नहीं करे किसी चीज़ का। तो जब वो मैम उसको कहते हैं अब उसको लेकर हम उसका ड्रग्स टेस्ट कर लेंगे, तो उसमें जो भी नशा पता भी चल जाएगा नशा कर रहा है या बगैर कोई और वजह है। तो जब हम उसका टेस्ट कर लेंगे ज़रूर आइस वगैरह चर्स पीता होगा ज़रूर, यानी ये कॉमन ड्रग है। हाँ, ये तो वो स्टेज आपने बताई जो आपके पास आने के बाद पता चलती है। उससे पहले घर में कैसे फैमिली घर में तो उसको मैं चिड़चिड़पन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है। इस वक्त जितनी पेशेंट यस ज़रूर कि मैं घर के शीशे तोड़ना, गाड़ी की शीशे तोड़ना, ये जब बहुत ज़्यादा इस वक्त जितने पेशेंट हमारे पास आए तो ये फैमिली बताते शीशे तोड़ना, घर का नुकसान करना, घर में बैठना नहीं है, बीवी से लड़ाई, माँ के साथ लड़ाई, बाप के साथ लड़ाई, बेचैन अगर बैठा भी हो तो एक दूसरे के ऊपर शक बिना करना।
یعنی کہ نارمل بیہیویئر نہیں رہتا اس کا, نارمل بیہیو نہیں کرتا. اس کے علاوہ بھی نبیلہ کچھ سمٹمس ہیں؟ بالکل نیند کا نہ آنا, اپنے آپ کو اکیلے کمرے میں, کمرے کی حد تک محدود کر لینا, آئسولیٹ کر لینا. ہاں, ایسی جو ہے وہ حرکات ہو جاتی ہیں جو آپ کو مطلب نارمل سے ہٹ کے لگ رہی ہوتی ہیں, لوگوں میں نہ بیٹھنا یا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا یا شک کی نگاہ سے دیکھنا. تو یہ علامات جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی آتی ہیں. آنکھوں کے گرد ہلکے آ جانا, تو یہ سارے علامات جو ہیں ہوتی ہیں. تو فیملی کو ہم اکثر مطلب یہ چیز بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس اسٹیج پہ پیشنٹ کو دیکھیں تو پلیز آپ کسی رائٹ پرسن کے ساتھ اس چیز کو کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کو رائٹ وے بتائیں, وے آؤٹ بتائیں. جس طرح سے کاشف صاحب نے بھی یہ بتایا کہ ٹریٹمنٹ کے لیے پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں, وہ کروائیں. اور جب آپ یہ علامات دیکھ رہے ہیں پیشنٹ میں تو اس کے بعد آپ کنسلٹ کر کے ٹیسٹ کروا کے آپ یہ دیکھیں کہ نوعیت کیا ہے, کہ کس اسٹیٹ پہ ہے یا کیا جو ہے وہ ڈرگ آف چوائس ہے. تو اس کے اکارڈنگلی پھر ٹریٹمنٹ میں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, کاؤنسلرز ہوتے ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ اپنے حساب سے جو ہے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور ریکوری جو ہے نا اگر فوکس ہو کے کی جائے تو عموماً بہتری آتی ہے. اچھا, جو ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ ہیں جس میں ہم نوجوانوں کی ہم بات کریں, ہماری نئی نسل کی بات کریں, کیا یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے. جیسے بھی کاشف صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ چڑچڑا پن آ گیا, تب اس چڑچڑے پن میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ سامنے والے کو بھی تو نقصان پہنچا سکتا ہے. جیسے لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی تھی, اب اس لڑائی جھگڑے میں نارمل غصہ نہیں ہوگا, وہ ایکسٹراڈنری ہوگا, ان ایکسپیکٹڈ وہ کوئی چیز دے کے کسی کو مار بھی سکتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ چیز بھی جو ہے وہ ایک مطلب ہم لوگوں نے اکثر دیکھی ہے, رپورٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی رپورٹ ہوتی ہے. میں کچھ اس فیلڈ سے وابستہ لڑکیوں کو جانتی ہوں, بچیاں ہیں, ہوں گی 20-22 سال کی, اس سے زیادہ, آئی ڈونٹ تھنک سو, ان کی ایج ہو, کلائی ان کی کٹی ہوئی ہوتی ہے. یہ اس کی ریزن بھی یہ کہ کسی نہ کسی ڈرگ کا وہ شکار. میل اور فیمیل میں جو سمٹمس ہیں ویسے تو سیم ہوتے ہیں, لیکن ایموشنلی طور پہ وومنز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ذرا ایکسیڈ پہ چلی جاتی ہیں, کچھ بیہیویئرز ان کے اس طرح سے. مجھے ایک پرانا واقعہ ہے کہ ونس اپن اے ٹائم جب میں ہاسٹل میں رہتی تھی میری ایک ہاسٹل فیلو تھی, کسی اپنے کولیگ فرینڈ وٹ ایور جس کے ساتھ بھی کوئی بات, اس کی سردیوں ونٹر کا وہ موسم تھا, چاہ کے وہ اس نے واش روم کو لاک کر لیا, ٹھنڈے پانی شاور چلا کے وہ نیچے بیٹھ کے اس کو بولے جا رہے, مطلب کوئی وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی. جی بالکل, یہ بھی ایک مطلب ان کو کلائنٹ کو اپنی طرف سے یہ لگتا ہے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں گے اور ہم مطلب شاور لے لیں. شاور از دا بیسٹ تھیراپی بیسیکلی. ونٹر میں ٹھنڈا, مطلب بالکل ٹھنڈا پانی. یہ پہلے جو ٹریٹمنٹ ہوتا تھا نا تو اس میں پہلے یہ کرتے تھے, یہ چیز تھی کہ جو ہے ان کو شاور دلوا دیں, ٹھنڈے پانی سے نہلا دیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, اور وہ جو کریونگ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ان علامات میں تھوڑی سی کمی آتی ہے, ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. اوکے اوکے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو کیسی آپ نے ٹریٹ کرتے ہیں, خاص زیادہ تر کیسے کن پیشنٹس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ باقی تمام تر ڈیٹیل جو ہیں, سولوشن بھی خاص کر وہ ہم ضرور نبیلہ سے اور کاشف سے جانیں گے. تو ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ڈرگ کے حوالے سے اور ہماری نئی نسل میں جو اس کا بڑھتا ہوا جنون ہے, یہ جو رجحان ہے, یہ کیوں ہے, کہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ یقیناً کوئی بھی والدین یا کوئی بھی بندہ, کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ تباہی کی طرف جائے. والدین نہیں چاہیں گے اس کا جو اس کے بچے کا مستقبل ہے وہ ڈارک ہو, بچہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو کیریئر ہے وہ تباہ ہو. تو دونوں کو, جہاں ہم بچوں کی, نئی نسل کی, نوجوانوں کی بات کریں, وہیں پہ والدین کی کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انہیں اویئر کرنا کہ جہاں جس طرف آپ کا بچہ جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی عادت سے اگر وہ آغاز کر رہا ہے تو آپ اس کی اس چھوٹی سی عادت کو ہی ختم, وہیں سے وہ آغاز ہو رہا ہے, وہ پہلا سٹیپ, وہ پہلی سیڑھی ہے, وہیں سے اس کو روکیں, اس کو ختم کروائیں تاکہ وہ آگے سٹیپ وائز جو ہے وہ کسی بڑے نقصان کی طرف, کسی بڑے ڈرگ کی طرف جو ہے وہ نہ چلا جائے. تو یہی آغاز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ختم کرنے کی. اگر آپ نے آغاز کو دیکھ لیا, اس کو پہچان لیا اور اس کو ختم کر لیا تو یقیناً آپ اپنے آپ کو, اپنے بچے کو, ملک
की जो पहचान और जो तरक्की की वजह बन सकती है उसको आप रोक सकते हैं, इस नुकसान को आप रोक सकते हैं। नबीला, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछा था आपसे कि चूँकि आप एक इदारा रन कर रही हैं माशाल्लाह से, और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो यकीनन आम नहीं है, थोड़े ख़तरनाक आप उनको कह सकते हैं, कैसे उन्हें डील करती हैं? बेसिकली इसमें तो हम सबसे पहले सिम्टम्स देख लेते हैं। फैमिली जब आती है तो कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ देख लेते हैं कि नौयत क्या है, सिवियरिटी है या माइल्ड है या मॉडरेट है, वो देख के उसके बाद फिर हमारी साइकेट्रिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट करा दी जाती है। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है वो रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इशू होता है तो उस हवाले से हमारे पास और डॉक्टर्स हैं, साथ में साइकोलॉजिस्ट और केयर टेकर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है या मैनेजमेंट होती है तो उसके बाद फिर पेशेंट को साइकोथेरेपी और जो है वो 12 स्टेप प्रोग्राम्स की तरफ लेके आया जाता है, जिसमें ये चीज़ उन्हें बताई जाती है कि ये सफ़र कहाँ से लेके कहाँ तक का था, बिहेवियर्स वाइज। अब उसमें कुछ जो सिम्टम्स आते हैं जैसे एंगर के इश्यूज आए हैं, डिप्रेशन के इश्यूज आए हैं, आइसोलेशन के इश्यूज आए हैं, तो उसके ऊपर फर्दर काम होता है। साथ साथ जो है वो फैमिली थेरेप्यूटिक सेशंस भी होते हैं जो कि हर 10 दिन के बाद कंडक्ट किए जाते हैं, और उसमें फैमिली को भी ये चीज़ बताई जाती है कि आपके कुछ ऐसे फैमिली के बिहेवियर्स हैं जिसको उन्होंने चेंज करना है, जिन्होंने पेशेंट को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अपने अंदर भी तब्दीली लानी पड़ेगी। जैसे तंज से इज्तनाब करना और बार बार किनिंग जो पॉइंट होते हैं उन्हें ताने नहीं देना। उसके अलावा जो है उनको बेजा हद जो है ना वो सपोर्ट ना करना, मतलब राइट एंड रॉन्ग का एक वे आउट उन्हें दिखाना। ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है वो हम फैमिली को भी बताते हैं और उन्हें ये चीज़ बताते हैं कि जब पेशेंट घर जाए तो आपने उसे केयर से कैसे रखना है, उसे आपने साइकोलॉजिकली बिहेवियर वगैरह कैसे करना है। उसके बाद जब ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा हो जाता है तो फिर हम हर 10 दिन या 15 दिन के बाद फैमिली से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ आप फॉलोअप सेशंस के लिए पेशेंट को डेफिनेटली लेके जाएं, ताकि वो ये बता सके कि उसके बाद उसको अगर किसी मतलब अलामत का या कोई ऐसे सिम्टम्स दोबारा उसको शो हो रहे हैं बिहेवियर वाइज या साइकोलॉजिकल वाइज या कोई एरर आ रहा है तो वो फिर साइकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से डिस्कस करे और उसके बाद अपनी लाइफ को आगे बेहतर तरीके से लेके चले, मूव कर सकते हैं। बिल्कुल काशिफ साहब, हम आपने देखा होगा डिफरेंट एड्स भी चलते हैं, डिफरेंट जगहों पे हमें लिखा हुआ भी दिखाई देता है, से नो टू ड्रग्स। ये सिर्फ पढ़ने तक, दिखाने तक या लिखने तक की ये बातें हैं? नए नस्ल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, उधर से अगर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आगे चीज़ नहीं बढ़ेगी। ज़्यादातर चीज़ें यूनिवर्सिटी कॉलेज से ये चीज़ आ रही है, यही मैं बात कर रही हूँ ना कि मतलब स्कूल कॉलेजों से। अब देखो गवर्नमेंट स्कूलों में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में, यही लड़के और लड़कियाँ इसमें तेज़ी से, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है चीज़ें। अभी हमारे पास जितनी भी पेशेंट्स आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के, जितने पेशेंट लेडीज आते हैं, मेल या फीमेल आते हैं, तो इसमें ज़्यादातर लड़कियाँ और लड़के यूनिवर्सिटी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब हॉस्टलाइज हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी इसमें है, ऐसे कुछ लोग जो फैमिली के साथ है, कुछ फैमिली के साथ नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिस तरह माँ बाप भी इस चीज़ों में खुद कर रहे हैं, साथ बेटी भी इस तरह मेरे पेशेंट हमारे पास आते हैं। कुछ लोग होते हैं माँ बाप भी जब करते हैं, बेटे भी इस तरह वो कह रहे हैं ये हमारे माँ बाप ही चीज़ें करें तो हम भी करें। कुछ लोग इस तरह ख़ानदान वाले कह हमारे इस चीज़ में है ता नहीं, वो कुछ यूनिवर्सिटियों की वजह से हमने स्टार्ट किया। कुछ लड़के इस तरह कहते हैं, कुछ दोस्तों के स्टार्ट किया, कुछ कहते हैं कहानियाँ तो अजीब अजीब आती है हमारे पास, स्टोरीज बहुत है। जी। अच्छा नबीला, जैसे उन्होंने काशिफ साहब ने कहा कि कुछ वालिदैन को देख कर ये चीज़ें, अच्छा हमारे सामने आप देखिए वालिदैन कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहे होते हैं कि देखिए नहीं इससे, और साथ ही बच्चे को मना कर रहे होते हैं। अब आप बच्चे के सामने स्मोक कर रहे हैं और वो उसका धुआं इनहेल कर रहा है, वहाँ से भी उसको वो आदत हो सकती है, वहाँ से भी आदत लग सकती है। और एक आप उसके सामने हरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको मना कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों चीज़ों का आपस में फिर ताल्लुक हो? बिल्कुल है ताल्लुक, क्योंकि डेफिनेट सी बात है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे खाना खा रहे होते हैं और आप स्मेल भी आपको आ रही होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ऐसे ही तो डेफिनेट सी बात है कि ये सेकंड हैंड स्मोकिंग हो गई है कि एक जो घर में पर्सन है वो कर रहा है, तो हम भी अगर कभी साथ बैठे हैं और कोई स्मोकिंग करो तो डेफिनेटली वो हम भी और तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं होती है इस चीज़ की। और अगर बच्चे के साथ आप करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर वो टेंडेंसी बढ़ेगी, चांसेस बढ़ जाएंगे, वो वल्नरेबल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है, हम जितना इसमें जाएं तो उतनी मतलब डिटेल्स होती हैं। तो इसमें हम यही चीज़ कहते हैं कि हम फैमिली को भी, जैसे भी काशिफ साहब ने भी बताया कि फैमिली को भी ये चीज़ समझाई जाती है कि अगर आप मतलब ओकेजनली कर रहे हैं, चीज़ें करें तो एटलीस्ट बच्चे के सामने या ये चीज़ें आप ना करें। कुछ बाउंड्री, हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि बाउंड्रीज बनाएं।
तो जब तक आप बाउंड्रीज नहीं बनाते तो तब तक फिर आपको उसके 20 साल के बाद फिर आपको बेटे की शक्ल में या बेटी की शक्ल में वो रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल, चाहे वो एक अच्छी ग्रूमिंग में हो या वो एक बाकी इश्यूज में हो या इस तरह से हो, तो वो डेफिनेटली जो है वो जाते हैं। तो और अगर आप बहुत अच्छे तरह से बिहेव करेंगे और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे देखेंगे, एक अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है उसको फिर आपको 20 इयर्स में एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक आप एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं जिसका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है। जो हमारी यूथ है, अगर हम बात करें, टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी यही है कि यूथ पे हम बात कर रहे हैं, तो यूथ अगर सही ट्रैक पे चलेगी तो हमारी यूथ के पास बहुत ज्यादा मोटिव्स हैं, बहुत मोटिवेशन भी वही है। कहा ना कि जो हम जिस जुनून की बात करें वो जुनून अगर पॉजिटिव हो तो क्या ही बात है वो, और वो इतना अच्छा, मतलब हर अभी जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, अगर हम एडिक्शन को ट्रीट कर लें, साइड पे रखें, तब यकीन माने उनके अंदर इतनी जबरदस्त स्किल्स होती हैं कि बाज़ दफ़ा हम लोग हैरान हो जाते हैं कि आपने उसको चूज करके इधर क्यों आ गए, ये आपने मौत क्यों, आपने इसका इंतखाब क्यों किया। हाँ। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि प्लीज अपनी सलाहियत को जाने, अपने अंदर के जो कैलिबर है उसको पहचाने, और उसमें आपने अपने साथ जितने लोग हैं उनके साथ आपने कनेक्ट किस तरह से। अच्छा, नबीला से भी आपने जब कहा कि आपके पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनकी माशाल्लाह से जिनके अंदर टैलेंट है, फुल होते हैं, बहुत सारी सलाहियतें होती हैं। अच्छा, कुछ तो हम रीज़न कर रहे हैं कि कुछ फैमिली को देख के, माँ बाप को देख के, उनके इर्द गिर्द जो स्कूल को यूनिवर्सिटीज़ में या उनकी गैदरिंग में लोग होते हैं उसकी वजह से वो इसकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्किलफुल हैं, इसके अलावा और क्या रीज़न, क्या सोसाइटी प्रेशर हो सकता है जो उन्हें जहाँ कह लें कि बेरोज़गार फिर रहे होते हैं, कुछ डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से, इस वजह से भी वो आदी हो जाते हैं? बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से इंसान राह फरार ढूंढता है और उस तरफ लग जाता है, या फिर एडिक्शन की वजह से उसके अंदर जो है वो उदासी और ये अलामत होती है। ये इंटरकनेक्शन है, और जब हम देखते हैं तो फिर हम वो इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये एडिक्शन की वजह से अलामत आए या इनकी वजह से जो है वो पर्सन जो है वो उस तरफ लग गया है, एक इंसान उस तरफ। तो ये जो एक लकीर है, ये बहुत बारीक सी लकीर है जिसको हमें देखना है और परखना है, और इसके बाद फिर हम ये फैसला कर सकते हैं कि ज़िंदगी को आगे बेहतर तरीके से लेके जाएं। इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने बना दी है ज़िंदगी। तो ये है कि चॉइस है सवर्स, और हमने पहचानना है, हमने उन चीज़ों को देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे हमने अपने आप को रोकना है। मैं तो यही एक बात कहती होती हूँ पेशेंट्स को भी और क्लाइंट्स को भी और जो सेशंस के लिए आते हैं उनको भी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना। यकीनन। ये काशिफ साहब कब हम पहचानेंगे या कब इन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे? ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा। कम कैसे करें? कम वो इस तरह करें, जो इनके जो आजकल जो भेजने वाले लोग हैं वो उसको कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करें जी, उसको कंट्रोल करेंगे तो आगे नहीं है। आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं वो साथ खुद मुलविस होते हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। फिर क्या क्योंकि आने वाला नस्ल, हमारे आने वाला नस्ल के लिए बहुत मुश्किल होगा, ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि देखिए, हम जब बात करें, मेरी अपनी, हम सब की, अगर हम बचपने की बात करें, जवानी की बात करें, तब हमें ये जितनी आजकल ड्रग्स हैं, हमें तो इनका नाम भी नहीं पता थे। गिनी चुनी एक दो थी जिनके नाम हमें पता होते थे, और हम वो नाम अपने वालिदैन के सामने लेते भी नहीं थे। और आजकल जितनी तेज़ी से हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, उतनी तेज़ी से ये जो जुनून है ड्रग का, ये हमारी यूथ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने इसे कम नहीं किया, इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया, इसे कंट्रोल नहीं किया, आने वाली जो नस्ल है उसके लिए तो फिर और ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा। तो एक तो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। अब छोटे से बच्चे मुझे मैं बहुत परेशान हूँ। भाई तुम्हें क्या परेशानी है? तो यही चीज़ें हैं जिसमें हमें राइट बेसिकली पाथ दिखाना है उनको। उन्हें ये चीज़ बतानी है कि इस एज में आपकी क्या छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके गोल हैं। अच्छा, एक मज़े की बात है तो उसमें ये कि अगर आपकी गोल सेटिंग अच्छी हो ना, अगर आपका ज़िंदगी का कोई मकसद है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारी बुराइयों से और बहुत सारी लत से बच सकते हैं। और ये गोल जो हैं उन्हें उनके वालिदैन ने, उनके टीचर्स ने देने। 2 डोमेन्स हैं, वही जो आपको सिखाता है उस्ताद और जिसके साथ आप लोग रहते हैं, पेरेंट्स या आपके लव वंस। तो अगर आप देखें जो कामयाब लोग हैं और जो मतलब ग्रूम कर रहे हैं, जो बेहतर हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, तो थोड़ा सा अगर हम उनकी तरफ जाएं तो देखें उनको वो सपोर्टिव हैं सारे। कहीं पे नेगेटिविटी है, कहीं पे पॉजिटिविटी है, कहीं पे मैनेजेबिलिटी है, कहीं पे ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें मिल के चलें तो डेफिनेटली पर्सन जो है वो आगे जाता है रिकवरी में। हर लाइफ में मुश्किलात और हर फेजेस में होती हैं, ऊंच नीच होती हैं,
टैकल करना और ठीक है। चीजें किसी में कम सलाहियत है, किसी में किसी में ज्यादा ज्यादा, है, तो बिल्कुल। वो अपने हिसाब से उन चीजों को अगर लेके चले तो मेरे Manage ख्याल कर से सकता है। हाँ, काफी हद तक कमी आ सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, एक तो हम ये डिफरेंट ड्रग्स, ये जो मंशियात, इसकी हम बात करें, इसके अलावा अगर मैं थोड़ा मेडिकल पे आके बात करूँ, कुछ मेडिसिन भी तो ऐसी हैं जो जिसकी वजह से लोग फिर आदी हो जाते हैं, जी, ड्रग लेने पे medicines- मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि नॉर्मल पैनाडोल्स हैं और पेन किलर्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या इस तरह से, तो यहाँ पर भी मैं ये बात करूँगी कि जब आपको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपके साथ ट्रीटमेंट में एनरोल होते हैं, वो आपको जिस तरह से लेके चलते हैं साइकोलॉजिकली आप उस तरह से देखें, और साइकेट्रिकली जैसे वो आपको प्रिस्क्राइब्ड करते हैं मेडिसिन, ठीक है। आपने उतनी ही क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है। आप अपनी तरफ से खुद से ना डॉक्टर बन के बढ़ाएं मेडिसिन, और ये डेफिनेटली मैं हमेशा ये चीज़ कहती होती हूँ, ये फिर पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। इन ड्रग्स के अलावा मेडिसिन की भी ये चीज़ें हैं जिसमें हमने इनके ऊपर भी काम किया है। ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें हैं जिन्हें फोकस होके जो है वो देखना है, होपफुली समझ आ जाए लोगों को, तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है ये कि एक चीज़ें करें जो आपको डॉक्टर देते हैं बस। कि जो माएँ जो खुद से घर में डॉक्टर बनी हुई होती है, उनके लिए क्या कहेंगी? नहीं करें। आप डॉक्टर्स के साथ रुजू करके इन चीज़ों को लेके जाएं। जिन चीज़ों का आपको पता है वो तो चलें, थोड़ी बहुत चलता है, हो जाता है, लेकिन ये कि जब तक कोई आप फिर सिवियर हो जाते हैं ना, हालात फिर सिवियर हो जाते हैं, फिर बच्चा जब उस कंडीशन में आ जाता है तो फिर पेशेंट्स की फैमिली के लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, इनमें नहीं करें जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो। तो ये थोड़ा सा मतलब देखभाल के करना पड़ता है। बिल्कुल। हम ये अपनी कौम को मना कर करके जो चीज़ उनके लिए नुकसान वाली है उससे रोक के, लेकिन आई डोंट नो आए कि लोग उसी तरफ ज़्यादा क्यों जाते हैं, जिस चीज़ से मना किया जाता है उसी तरफ, उसी रास्ते पे चलना शुरू। ये ब्रेन की एक फिक्सेशन है, और वो यही है कि जहाँ पे मना करें वहीं पे जाता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो हम लोग हैं, हम यही बात करते हैं कि उसका तरीक़ाकार आप तब्दील करके आप ये चीज़ बताएं कि इसका ये नुकसान है, तो अब आप देख लो। अच्छा, अब कैसे जो पेशेंट आता है, अब वो तो अपनी ही एक दुनिया में, अपनी ही उसकी एक सोच है, बस जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है वही दुरुस्त है। आप उसे कैसे, अगर एक साइकोलॉजिस्ट के लिहाज से देखा जाए, कैसे उसकी काउंसलिंग करते हैं? डिफरेंट डोमेन्स हैं साइकोथेरेपी के। ठीक है। तो डेफिनेटली पहला डोमेन तो मेडिसिन ही है, ताकि उनका ब्रेन जो है वो नॉर्मल हो, जो एग्रेशन है वो एंगर पे आए, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है वो सैडनेस पे आए, नॉर्मल इमोशंस हैं ये, तो इन पे आए। और जब वो इमोशन की डोमेन पे आता है तो फिर पेशेंट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करने के काबिल होता है। फिर वो अपने उन सारे एरर्स को डिस्कस करता है, फिर साथ साथ उन्हीं चीज़ों में करते हुए उसको वापस उसकी एक लाइफ और उसकी पर्सनैलिटी की तरफ लेके आता है। ज़्यादा किस वजह से लोग इस ड्रग एडिक्शन की तरफ आए? डिप्रेशन है, एक्सपेरिमेंटल यूज़ है, और कॉलेज में जो गेट टुगेदर्स होते हैं उसकी वजह से जो है वो इस तरफ लग गए। काशिफ साहब, हम डिप्रेशन की बात करें, डिफरेंट इश्यूज़ की बात करें, जिससे लोग निकलने के लिए जो अगर सादा अल्फाज में कहूँ नाज़रीन के लिए, कि कुछ मुश्किलात से ख़ुद को निकालने के लिए, या उन मुश्किलात वो जो जिस वजह से वो टेंशन में, प्रॉब्लम में है, वो फील ना करे, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए जो इस तरफ आते हैं, तो क्या इसका अल्टरनेट ये नहीं हो सकता कि उस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए कि मैंने इस प्रॉब्लम से कैसे ख़ुद को निकालना है, ना कि एक मसनूई खुशी के लिए एक टेम्परेरी चीज़ को अडॉप्ट करके मज़ीद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दीजिए? वो डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो अपने बारे में कोशिश कर रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं डॉक्टर से रुजू करूँ, कोशिश कर रहे हो, उसका हिम्मत नहीं होती, उनकी हिम्मत नहीं होती। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, बिगड़ हो जाएगी, फिर उनके फैमिली रुजू करते हैं, वो डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर आते हैं। वो ज़्यादातर मेडिकेशन के साथ भी ठीक होती है, ज़्यादातर काउंसलिंग के साथ ज़्यादातर पेशेंट ठीक होते हैं। लेकिन ये तो वो बात हुई जो डिप्रेशन में आते हैं। जी। वो चीज़ जो अब आप यूँ समझें कि एक ऐसा बंदा जिसे बिजनेस में लॉस हुआ है, अब उस लॉस को पूरा कैसे करना है, उसे ये सोचना चाहिए, ना कि उस लॉस को लेके वो बैठ जाए और डिफरेंट ड्रग्स का वो फिर ड्रग्स की तरफ चला जाता है, यूज़ करता है। हल ही उसका यही होता है ना कि वो फिर राइट पाथ, मैं फिर वही वाली बात करती हूँ कि अगर बिजनेस में लॉस होता है या कहीं ज़िंदगी में कोई लॉस होता है, सब कुछ, तो अपनी वक्त दे दें अपने आप को, थोड़ा सा वक्त दे दें, और वक्त देने के बाद हर मसले का हल मसले के साथ ही होता है। और हम वक्त ही तो नहीं दे पा रहे। हाँ, ये हमने सीखना है कि हमें वक्त देना है, खुद को वक्त देना है, और वक्त देने के साथ हमने जो हमारे इर्द गिर्द के लव वंस है ना, उनके साथ हमने जुड़ना है। और लव वंस आपके जो खैर ख्वाह होते हैं वही होते हैं।
اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کسی بندے کے پاس جائیں تو وہ آپ اس کے پاس مسئلے کا حل ہو، مسئلے کا حل آپ ہی کے پاس ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ ایک کتھارس آؤٹ ہو جاتا ہے نا، ایک دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، تاکہ آپ جب اپنے آپ کو مطلب ڈسٹ بن کی طرح فری کرتے ہیں، جب آپ نکالیں گے اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو یا جو آپ کو تھاٹ آ رہی ہے جو آپ کو اس طرح سے کری، تو اس کے بعد جب وہ آپ شیئر کرتے ہیں ایک رائٹ پرسن کے ساتھ، اور ہاں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، سکون کی طرف جاتے ہیں، کچھ سیکنڈز دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ حل بھی نکلنا شروع ہوتا ہے. یہی وہ بات ہے جس میں پیشنٹ سلپ بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے، اپنے آپ کو سائیکولوجیکل ایشوز کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ کوئی اس کی زندگی میں ایک ایسا انسان یا ایسا واقعہ یا ایسا ایموشن یا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ ہے بیسیکلی. تو اس ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر اگر فوکس کیا جائے، وہ آن دا اسپاٹ نہیں بھی سمجھ آتی بعض دفعہ، تو یہ چیزیں ہیں کہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، مینیجیبلٹی کی طرف آ جاتا ہے پیشنٹ. ایک یہ وجہ بھی ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ناظرین کے لیے، جو معاشرے میں یہ ہم دیکھتے ہیں اب برداشت نہیں لوگوں میں، بس بات کی نہیں کہ ایکشن کا ریئیکشن فوراً ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لرنڈ بیہیویئرز ہیں نا، اب سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ ہلچل ہو چکی ہے، اتنی زیادہ تیزی آ چکی ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہم ایکٹ کی جگہ ریئیکٹ کر جائیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ چیز مطلب انبیئریبل ہے اور کنٹرول نہیں بھی ہو سکتی. بعض دفعہ انسان کی ایک اپنی قوت برداشت ہوتی ہے کہ وہ اس طرف سے نہیں کر پاتا، بعض دفعہ یہ چیزیں نہیں کر پاتا، تو اس کو پھر بعد میں یہ چیز سمجھ آتی ہے. تو اگر ہو جاتا ہے تو بعد میں اس چیز کو سیکھ لیں کہ آپ نے اپنے اندر برداشت کس نوعیت کا رکھنا ہے. ایک انسان کو اپنے بارے میں نا بہت اچھے سے یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ وہ کتنی دیر تک وقت کو برداشت کر سکتا ہے یا کتنی دیر تک سہ سکتا ہے. کہ اگر ہم ایک گلاس میرے ہاتھ پہ ہو واٹر کا فل اور ایک کاشف صاحب کے ہاتھ میں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلدی اس کو نیچے رکھ دوں اور ان کے اندر قوت برداشت ہو کہ وہ اسٹیمنا ہو کہ وہ اس چیز کو رکھ سکتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ اپنے آپ کو جانے اور اپنے آپ کو پہچانے کہ اس بارڈر لائن کو آپ نے کراس نہیں ہونے دینا. جیسے اسلام میں بھی ہے نا کہ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک ڈومین ہے. تو اگر وہی ایک باؤنڈری لائنس، وہی ایک تھنکنگ پیٹرن، وہی ایک چیز آپ لمٹ میں رہ کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں نا، تو آپ پھر مینیجیبل ہوتے ہیں. پھر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف کم جاتے ہیں، پھر نہ اپنا نقصان ہوتا ہے تو نہ سامنے والا کا. ایگزیکٹلی. کاشف صاحب، والدین کو کیسے ہم گائیڈ کریں، اویئر کریں، ان کی کاؤنسلنگ کیسے کریں؟ کیونکہ یہ چیزیں میرے خیال سے جب اگر والدین کو اویئر کر دیا جائے تو کافی حد تک اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. والدین ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، ڈاکٹر سے جو سائیکالوجی کا سیشن وغیرہ کرے، آپ کاؤنسلنگ کرے. آپ بار بار سب کو ڈاکٹرز کی طرف کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کچھ ان کو اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرنے دیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں والدین کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہم کس طرح کریں؟ کیونکہ اگر والدین کو اویئر کر دیں، ان کی کاؤنسلنگ ہو جائے، میرے خیال سے کافی حد تک ان چیزوں پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جی، والدین اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی ٹائم دے، اس کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے دوستی کریں. جس طرح بھائی بہن، جس طرح ہم زیادہ تر پیشنٹ کو ہم یہی کہتے ہیں، اگر دوست بنانا ہے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، تو یہ چیز سے آپ اچھی بھی رہے گا، یہ چیز سے بچ کے بھی رہے گا، تو آپ کا کنٹرول بھی اچھا ہوگا. اور آج کل دنیا میں دوست بہت کم ہے. اگر دوست ہے ماں بہن بھائی ہے. بالکل، آپ کے والدین سے، بہن بھائیوں سے اچھا دوست آپ کو نہیں مل سکتا، نہیں ملے گا، جو آپ کے خیر خواہ ہوں، جو آپ کو اچھا گائیڈ کریں. نبیلہ صاحبہ، یقیناً ہم بات کریں والدین کی، کیونکہ یہ چیز گھر سے اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں، جو ہم کہہ رہے ہیں ختم نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے، یہ یقین ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ، جیسے کاشف صاحب نے کہا، فرینڈلی ماحول رکھیں، دوستانہ ماحول رہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. وہ ٹھیک ہے، والدین ماں باپ کا ایک الگ رتبہ، ایک الگ ان کی پوزیشن ہے، لیکن اس سے ہٹ کے تھوڑا بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، وہ ان کے لیول پہ آ کے ان سے بات کریں، ان سے جانیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اگر ہے تو ان کے اسی لیول پہ آ کے وہ ڈسکس کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بچہ باہر جائے ہی نہ. اگر اسے پرابلم ہے گھر بتائے، اس کو وہیں پہ حل مل جائے، وہ ان چیزوں کی طرف، ان ڈرگس کی طرف اس چیز کو اپنائے نہ. وہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب بچہ والدین کے ساتھ ایک ماحول ایسا رکھتا ہے جس میں وہ شیئر کر سکتا ہے اپنی چیزوں کو،
تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جب آپ گھر میں نہیں اتنا موقع دیتے, اتنی چیزیں کرتے, تو بچہ باہر ہی دیکھے گا. تو گھر میں ہی اس کو اس کی غلطی پہ ایسے نہ کہیں کہ تم سے پتہ نہیں کون سا کوئی گناہ ہو گیا ہے یا چیز ہے, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں ایک دوست کی طرح, ایک رہبر کی طرح. آپ پیرنٹنگ, وہی والی بات ہے کہ پیرنٹنگ جتنی اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو بچہ ہے وہ باہر نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. اس کی کوشش یہی ہوگی کہ باہر دوستی تو ہے, چیزیں ہیں, لیکن میں گھر سے ہی اپنے والدین کے تھرو سیکھوں. اور یوتھ کو بھی یہ چیز چاہیے کہ والدین کے بھی اپنے تجربات ہوتے ہیں, ان تجربات سے وہ سیکھیں. یہ نہ کہے کہ آپ تو پرانے خیالات کے, آپ کو کیا پتا, بھلے ہی وہ پرانے خیالات کے, لیکن ان کے جو تجربات ہیں وہ ہمارے لیے بڑے کام آتے ہیں. بالکل. اور بچوں کو بھی یہ چیز چاہیے یا یوتھ کو بھی یہ چیز چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں, اور پیرنٹس کو جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو پیرنٹس بھی آٹومیٹیکلی اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, پھر بہت سے ایسے جو حل ہوتے ہیں وہ گھر میں ہی نکل جاتے ہیں, باہر. دیکھو ہم آج بھی اپنے پرابلمس اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور جو وہ ہمیں اس کا سولوشن, اس کا حل بتاتے ہیں, ہم اس مشکل سے نکل آتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم باہر, یا میں بات کرتی ہوں ٹیکنالوجی کی, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی, جو لاکھوں میں, ہزاروں میں, کروڑوں میں ہمارے جو فالوورز, فینس, جو فرینڈز ہمارے ہوتے ہیں, جن سے ہم ملے نہیں ہوتے, ان سے اگر ہم اپنی چیز شیئر کریں, کیا شیورٹی ہے کہ وہ جو آپ کو سولوشن دے رہے ہیں وہ 100% صحیح ہوگا, آپ کے فائدے میں ہوگا, آپ کو نقصان نہیں دے گا. تو اس لیے فیملی ہی دوست ہونی چاہیے, اور فیملی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام یہی دینا ہے یوتھ کو. بیسیکلی آج ہم بہت سیریس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, اور بہت زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے یہ. تو میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گی یوتھ کے حوالے سے کہ پلیز اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں, اور اپنی لائف کے اندر پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اور اس کے بعد اگر چیزیں نہیں ہوتی تو کسی رائٹ پرسن کے ساتھ ان معاملات کے ساتھ ڈسکس کریں, تاکہ اس نیگیٹیوٹی سے ہٹ جائیں. اور اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ گھر میں ڈسکس کریں, یا ماہر نفسیات کے ساتھ ڈسکس کر کے, تو آپ اپنے اوپر جو ہے ورک آؤٹ کر کے تو ان چیزوں سے نکل آئیں. تو زندگی بہت آسان ہے, اور اس کو بہت بنانا ہمارے ہی اختیار میں ہے. بالکل. کاشف صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں پیغام جو آج کل جو والدین ان کو بچوں کو, آج کل جو بچے ہیں اپنے بچوں کو کچھ کو اپنے پاس نزدیک رکھیں, دور نہیں رہنا چاہیے بچوں کو. آج کل یونیورسٹی آج کل جاتے ہیں, کالج کے بعد پہ ہاسٹل, آج کل ہاسٹل کا جو ماحول ہے, ماحول کو نے بالکل خراب کیا آج کل تو بچوں نے. تو کوشش کریں اپنے بچہ گھر پہ رکھے تو بہت اچھا ہوگا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ نبیل آپ کا, کاشف صاحب آپ کا, آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا. اتنا سینسٹیو ایشو پہ اہم ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین, آپ اسپیشلی آج کے پروگرام میں یہی بار بار جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ والدین کا بہت اہم رول ہے. بچوں کی تربیت, ان کی پرورش اچھی کی جائے, ان پہ نظر رکھیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, جو کہ آج کل بہت کم ہو چکا ہے. ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور سب اپنے اپنے فون میں. ہم وہ جو مل جل کر بیٹھنا, کھانا کھانا, ایک ٹائم پہ ٹی وی ڈرامہ کوئی دیکھ لینا, بالکل وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ایک گھر میں ہوتے ہیں اور اپنے واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہو, کیسے ہو, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کھانا کھا لینے کی. مطلب آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے چیزیں ہم فون میں اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً بچہ باہر جائے گا, اسے کوئی پرابلم ہوگی, وہ گھر والوں سے ڈسکس نہیں کرے گا, وہ سوسائٹی میں نکلے گا, وہاں پہ سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا, یا پھر اس کا الٹرنیٹ حل, وہ جہاں ان چیزوں کو, ان پرابلم کو بھول سکے, ایسا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے گا. تو جو ایسا جب وہ حل نکالے گا تو وہ یقیناً وہ حل اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے, آپ کے لیے بھی, اس معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اس ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. سو ان چیزوں سے ہمیں خود کو نکالنا ہے. اپنی نئی نسل کو, اپنے نوجوان نسل کو ہم نے بچانا ہے. میں نے, آپ نے, ہم سب نے جو ہے اپنی اس نئی نسل کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. یہ صرف نئی نسل محفوظ نہیں ہوگی, یہ ملک محفوظ ہوگا. اس ملک کی جو ترقی و خوشحالی ہے وہ محفوظ ہوگی. اسے, اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ہم اسی یوتھ, اسی نئی نسل کے تھرو جو ہے وہ گامزن کر سکتے ہیں. سو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرنے دیں, لیکن پازیٹیو وے کے اندر. انہیں کسی نیگیٹو ٹریک کی طرف بالکل مت جانے دیں. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد جیسے میں نے کہا تھا اسٹارٹ میں کہ جہاں ہم ڈرگ کی بات کریں وہیں پہ ہم ذرا خوبصورتی کی بات کریں گے. تو خوبصورتی کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اس پہ بات کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, सच में कहेंगे आपको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपने पहला सेगमेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि आजकल की अगर हम बात करें तो स्टेटस सिंबल हमने बना लिया है ड्रग को। इन डिफरेंट मंशियात की वजह से हमारी यूथ खासकर बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ता हुआ या उस पर उसके असरात जो है नेगेटिव जो असरात हैं वो मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ हमने बात की ड्रग्स की, वहीं हम अब ज़रा बात कर लें हमारे नौजवानों की जो खूबसूरती है, जो उनके फेस की खूबसूरती है, चेहरे की खूबसूरती है, उस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मौसम आपको पता है चेंज हो रहा है, तो जैसे मौसम चेंज होता है हम थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं, क्योंकि मौसम को एंजॉय करने में ख़ुद को मसरूफ़ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से ज़रा ये बाहर जब निकलते हैं धूप में, तो उसकी वजह से फेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा मेकअप करना शुरू कर देते हैं, उससे फेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, या डिफरेंट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से भी आपके चेहरे की खूबसूरती जो है वो मुतासिर हो सकती है जनाब। तो चेहरे पे जो डिफरेंट चेहरे के इश्यूज़ हैं, हमारी स्किन के जिस पे दाग धब्बे, छाया, पिंपल्स वगैरह, ये तमाम तो चीज़ें आ जाती हैं, या हमारा जो निखार है वो फीका पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, हमारी जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं हमें खोती हुई दिखाई देती है। तो उसे हमने वापस कैसे लेकर आना है और कैसे बरकरार रखनी है चेहरे की खूबसूरती को, इस पे आज हम करने वाले हैं बात। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं यकीनन एक सैलून में मौजूद हूँ, तो हमें गाइड करने के लिए, जो हमें खूबसूरत बनाती हैं और हमेशा हमारी खूबसूरती को मुसलसल मतलब उसका जो हमेशा बरकरार रखने के लिए किस तरह से वो हमें गाइड करती हैं, क्या टिप देती हैं, ये तो यकीनन आज हम उनसे जानें कि हमारे साथ हैं ज़ारा अतीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी हैं? मैं आपको कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तो मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ। ज़ारा, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस शोबे में ये ब्यूटी एक्सपर्ट ही आप क्यों बनी? और भी तो बहुत सारे शोबे थे। हाँ जी थे, या खुद लेकिन को खूबसूरत दिखाने का शौक था और फिर लोगों को खूबसूरत बनाने का शौक था? दोनों ही थे। दोनों ही थे। दोनों ही थे। खूबसूरत हर औरत का एक शौक होता है कि मैं ज्यादा खूबसूरत लगूं। बिल्कुल। एक तो कंपटीशन होता है ना हमारा। कंपटीशन, यस। और ये एक ना कह लें कि खातून की एक फितरत है कि वो बिल्कुल, अपने ऐसे ही है। से ज्यादा किसी को खूबसूरत बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल, हम लोग शादी पे जाते हैं, हम कहते हैं हम दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लगे। सीरियसली, बेचारी दुल्हन लगी नहीं होती कि दुल्हन है, दुल्हन के रिश्तेदार वाले ज्यादा जो है वो लग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ऐसे ही है। नहीं, मैंने वैसे बेसिकली किया था, BCS किया था, कंप्यूटर अच्छा। मेरी फील्ड थी। अच्छा। बट मुझे इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र आई थी। हाँ। कि मैं इसी में जाऊँ, लेकिन सिर्फ मेकअप एक्सपर्ट नहीं बनना चाह रही थी, मैं कुछ अलग करना चाह रही थी। डिफरेंट। तो मैंने फिर USA जाके फेशियल थेरेपी की। अच्छा। वहाँ से मैं करके आई, फिर मैं हेयर में मेरा इंटरेस्ट बन गया। फिर मैं फ्रांस गई, फिर वहाँ से मैं हेयर एक्सपर्ट बन के आई। जबरदस्त। तो बस अब यही कर अच्छा, रहे हैं। एक्सपर्ट भी बनी है, वो भी वेस्ट जाके और बाकायदा ट्रेनिंग जो है वो सेशन लेकर जो है वो एक्सपर्ट बनी है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे गूगल और यूट्यूब पर एक्सपर्ट्स जो है ना ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देती है। नहीं, ये हम लोगों के एक सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग एजुकेशन की तरफ नहीं जाते, किसी भी किस्म का हो। हम लोग हो रहे हैं कि छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज कर लिए तो हम ब्यूटिशियन बन गए। देखो प्रॉपर स्टडीज आती है। प्रॉपर अब आप एक चेहरे के साथ आप खेल रहे हो। आपको इस चेहरे को जब तक रीड करना नहीं आएगा, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं इसके ऊपर मैंने क्या चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, कितनी क्वांटिटी, या इसको इस फेस को नुकसान ना हो, ये डैमेज ना हो किसी प्रोडक्ट से, तो इसको जब तक आप रीड नहीं करेंगे आप कैसे इसके साथ खेल सकते हैं? ऐसा ही है। फिर वो खेलना नुकसान वाला खेलना हो जाएगा। ऐसे अब तो ये हो गया कि अगर आपने फेशियल करना है ना, तो लोग जाते हैं बस मेरा वाइटनिंग फेशियल कर दो, आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के लगा देंगे। मैं इस चीज़ को गलत समझती हूँ। होना भी चाहिए। आपने स्किन देखनी है, स्किन थिन है, थिक है, आपने उस पर किस तरह से मसाज इवन कैसे करना है। मसाज आपकी स्किन को खराब कर देता है अगर आपने ज़्यादा कर दिया। यही बात। अब मैं आती हूँ हमारे पॉइंट के ऊपर कि चेहरे की खूबसूरती। अब उसमें मैं बात करूँ, हमारे ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने आप को खूबसूरत दिखाने में, लेकिन अब ना हमारे मर्द हज़रात भी पीछे नहीं है, वो भी चाहते हैं अपना ख्याल रखें। ऐसा ही है। खूबसूरत लगना भाई सबका हक है, इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ औरत ही खूबसूरत लगे, वही उसी चार चांद उसी को लगे रहें, मर्द को भी ये हक है जनाब। तो मर्द को भी चाहिए कि खूबसूरत लगे। तो ये फेस की खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? क्योंकि हम वो कहते हैं नीम हकीम के टोटके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कुछ डिफरेंट कमर्शियल देखते हैं, एड्स में जो चीज़ें वो हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं, या कहीं किसी जगह प्रमोशन चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है,
وہ چیزیں ہم اپنے پہ اپلائی کروانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, ہر چیز آپ کی اسکن کے لیے نہیں ہوتی. یہی ایون آپ لوگ جو گھر کے نسخے بھی کچھ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کچن میں یہ چیز ہے وہ لگانے سے وہ بھی خراب کر دیتی ہے. اب لائک ایلو ویرا ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بالوں کے لیے, وہاں کے بڑا اچھا ہے, ہاں, بعض کو وہ الرجی کر جاتا ہے. تو آپ دیکھ کے سوچ کے پھر استعمال کریں. اور مارکیٹ میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں نا, جو اسپیشلی میں نے بتایا نا کہ آج کل وائٹننگ کا بہت کریز ہے, تو اسٹیرائڈز ہیں. ایون آپ کے فیس واش بھی اسٹیرائڈ ہے, آپ کی کریمس بھی اسٹیرائڈ ہے. وہ آپ کی اسکن کو تھن کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ایکنی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے فریکلز آ جاتے ہیں, کیونکہ اسکن تو تھن ہو گئی ہے نا. تو وہ جب سن ایکسپوجر آپ کا ہوتا ہے تو وہ اسکن جل جاتی ہے, برن ہو جاتی ہے, تو آپ کے نشان آ جاتے ہیں. اور ہم لوگ جو اچھی چیزیں ان کی طرف نہیں جاتے ہیں, ہم لوگ سن بلاک نہیں لگائیں گے باہر جاتے ہوئے. بات میں اپنی کلائنٹس کو تو ریکمینڈ کرتی ہوں, اگر آپ کچن میں جا رہی ہیں, ہیٹ آپ کے فیس پہ ڈائریکٹ پڑتی ہے, آپ لگائیں سن بلاک. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس ایک ڈرماٹولوجسٹ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے یہ اسٹوڈیو کی ہیوی لائٹس ہیں نا, یہ بھی اس کے لیے بھی ہمیں سن بلاک کا یوز کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ جو ہیوی لائٹس ہوتی ہیں یہ بھی ہماری اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی اچھی لائٹس ہیں, ان سے نہیں ہوتا, بس سورج کی روشنی جو ہے نا وہ اسکن کو خراب کرتی ہے. نہیں, یہ ہیوی لائٹس جو ہیں یہ بھی نقصان دیتے ہیں ایسا. اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوتے ہیں انسٹنٹ ریزلٹ کی وجہ سے ہم لوگ اپنے پہ کر لیتے ہیں ایکسپیریمنٹ زیادہ بڑے. آپ تھوڑا سا لانگ ٹرم پہ چلے جائیں, آپ بوٹینیکل چیزیں استعمال کریں. اچھا, ہم یہ نہیں کہ دیکھتے, اگر آپ دیکھا ہوگا آپ کے پاس خواتین آتی ہوں گی اسپیشلی جنہوں نے فنکشنز پہ جانا ہے, جن کے اپنی شادی ہے یا کسی کی شادی پہ جانا ہے. اب آپ کے پاس وہ 2-4 دن پہلے آئیں گی کہ 2-3 دن بعد شادی ہے, آپ مجھے مطلب خوبصورت بنا دیں, گورا چٹا کر دیں. بھائی 2-4 دن میں کیسے کریں؟ اس کے لیے وہی میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ آپ کو 6 مہینے پہلے سے کنسلٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ شادی آنے والی ہے, فنکشن آنے والا ہے, جب آپ نے تیاریاں شروع کر دی وہیں سے آ کے آپ اپنی کیئر بھی شروع کر دیں. یہی بات ہے. اب اکثر تو لوگ اس طرح کرتے ہیں, اوکیجنلی فیشیل ہی اوکیجنلی کرواتے ہیں. آپ کی اسکن جو ہے, فیشیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وائٹننگ لے رہے ہیں یا کچھ ہے, یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کو منتھلی بیسس پہ چاہیے ہوتی ہے. آپ کی اسکن اندر پورز اس کے گندے ہو جاتے ہیں, ڈسٹ چلی جاتی ہے یا خراب ہو جاتے ہیں, وہ ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے جو آپ گھر پہ نہیں کر سکتے. اور کیونکہ آپ گھر پہ کریں گے, مساج آپ الٹا سیدھا کر دیں گے, اسکن لوز ہو جاتی ہے, یا آپ اسکرب ایسا ہارش یہ بھی یوز ہے کرتے ہیں. کہ مساج کا یعنی کہ آپ جو بھی فیشیل کر رہے ہیں اس کی پوائنٹس ہیں, اس کے ٹپس ہیں, ٹیکنیکس ہیں جو آپ نارملی صرف رب نہیں کرنا ہوتا اس کو. ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں صرف رب ہی کرنا ہے نا. اب میں ایکنی کے لیے میرے لیے مساج اور تھراپی ہے. اچھا. ہاں جی, ایجنگ کے لیے اور ہے. بعض ینگسٹر ہیں ان کی اسکن لوز ہو گئی ہوئی ہے, اس کے لیے اور مساج ہے. مساج تھراپی ہی الگ ہے, ڈفرینٹ ہے, اور مساج کے پریشرز بھی الگ ہے. اچھا, اس سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں تب وہ جو ہم بات کریں چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا, وہ تبھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کسی نان پروفیشنل کے پاس یا کہیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ چلے گئے ہیں, کوئی نیا اوپن ہوا ہے, وہ آپ کو بڑے اچھا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے, لیکن اسٹاف اس نے نیا رکھا ہے, اور نیا ایسا رکھا ہے جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. وہ اپنے کلائنٹ اور رش بنانے کے لیے, دکھانے کے لیے, کمائی کے لیے وہ ایکسپیریمنٹ آپ پہ کروائے گا. یہی بات ہے. نہیں بے شک آپ اسٹاف بھی نیا رکھیں, لیکن اگر آپ خود ایکسپرٹ ہے آپ اسٹاف سے کروا لیں گے کام اپنی, آپ بتا لیں گے انہیں. آپ اصل میں ہمارے لیے نا ایک بزنس بن گیا ہوا ہے, یہ ہمارا بزنس ہے. مجھے کام نہیں آتا لیکن میرے پاس پیسہ ہے, میں انویسٹ کر دی ہوں, اور میں اپنے پاس لڑکیاں رکھ لیتی ہوں جن کو کچھ کام آتا ہے, اور میں ان کے سر پہ بزنس کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ اس طرح میں ایسے ایک میں جاننے والی ہے, جاننے والے ایک میرے کولیگ کے تھرو میں جانتی ہوں, وہ خاتون ایسی ہے, اس کو خود کام نہیں آتا. کام اسے صرف اتنا ہے جیسے کہ وہ خود سیلون پہ جانے کی بڑی شوقین ہے, اپنا فیشیل, اپنا مینی پیڈی, اپنی ٹریٹمنٹ جو بھی اس نے سروسز وہ خود لینے کی بڑی شوقین ہے. تو دیکھ دکھا کے اس کو اتنا پتہ ہے کہ اچھا یہ پروڈکٹ یوز کرنی ہے, یہ ایسا کام ہونا چاہیے, یہ کام فلاں, یہ چیزیں وہ جو اپنے پہ وہ سروسز کرواتی ہے. اب اس کے پاس ہے پیسہ, اس پیسے کی بنا پہ اس نے سیلون کھول لیا ہے, اسٹاف اس نے رکھ لیا ہے جو تھوڑا بہت کام جانتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جو خود نہیں جانتی, جس کے پاس کوئی نالج نہیں, کوئی ڈگری, کوئی کورسز نہیں ہے, وہ آنے والے کلائنٹ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. بالکل غلط ہوتا ہے. میں وہی تو کہتی ہوں, میں جب رہ کے آئی ہوں یورپ میں, اگر آپ نے ایک ہیئر کٹ بھی کروانا اس سے پہلے بھی 3 دن پہلے 2 دن پہلے آپ کی ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے. آپ نے بال کٹوانے, آپ نے کیسے کٹوانے, کتنی لینتھ چاہیے, آپ کے بالوں کا ٹیکسچر کیا ہے, کلر کے لیے تو ہوتی ہے. اب یہاں پہ تو جاتے ہیں سیلون, میں نے ہائی لائٹس کروانے ہیں, اور وہ کہیں گے بیٹھ جائیں, سیدھا بلیچ لگا دیا اور ہیوی کیمیکل لگا دیا, ہیوی کیمیکلز کے ساتھ. اب میں بغیر بلیچ کے بھی کر لیتی ہوں ہائی لائٹس, لو لائٹس, کیونکہ میں پہلے کنسلٹیشن دیتی ہوں.
लाइक अगर मेरे पास आज हाइड्रा फेशियल की बुकिंग है, वो मैंने बुकिंग ली है, मैंने 3 दिन पहले एक उनकी कंसल्टेशन की है, उनकी स्किन देखी है, ठीक है, देन मैंने उनका हाइड्रा कर दिया। यही चीज़ है ना, देखिए, या अगर इस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बालों पे कर रहे हैं, अपने फेस पे कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहेंगे, ना कि उसके जो असरात है वो नुकसान वाले हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और एक हमारे पास जो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है आजकल, फ्रैकल्स बहुत हैं, डॉक्टर के फ्रैकल्स बहुत हैं। वो आती हैं, वो कहेंगी कि ज़रा कुछ ऐसा जादू करो मैं जाऊँ तो फ्रैकल्स यहाँ से रिमूव हुई, बस छू मंतर कर दो ज़रा। हाउ इज दिस पॉसिबल ना। मैं सोच रही थी यार ये आपको कितने साल लगे इसको आने में एग्जैक्टली। अब सालों अगर लगे हैं तो महीने दे दो हमें भाई, ऐसा ही है। वो नहीं देने, वो तो उन्हें महीने क्या दिन भी नहीं देंगी, मिनट्स यूं उनको रिजल्ट इंस्टेंट। मेरी अपनी एक फ्रेंड थी, मतलब कुलीग थी हैं, अच्छा, वो उनको पता चला कि ज़ारा ने हाइड्रा भी शुरू किया, क्योंकि अच्छा, मेरे भाई एक डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, तो मेरा ज़रा उनके साथ भी होता है कि okay, पूछते हैं ठीक है, क्या करना है। हाँ। वो आई हैं तो उनको ज़ाहिर है एजिंग का इशू है बहुत ज़्यादा, तो मुझे कहती हैं कि मेरा ना हाइड्रा कर दो ताकि मैं जब जाऊँ तो मेरा बड़ा अच्छा सा फेस हो। डेफिनेटली उसका एक होता है सेशंस होते हैं, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट भी उस पर लगाना है अब वो उनको टाइम चाहिए। ठीक है। अब उनका एक इशू ये हो गया कि जी मैं अपने हस्बैंड को कह के आई हूँ मैं आऊँगी तो मैं बिल्कुल चेंज होंगी, मैं हाइड्रा कर रही हूँ यार, और मैं आपको जादू नहीं कर रही। उन्होंने कहीं पे ऐसे यूट्यूब पे या एक टीवी का कोई मॉर्निंग शो था उस पे देख लिया था, उन्होंने हाइड्रा किया जी, वो सामने किया है और वो उसके रिंकल्स गायब हो गए, फौरन रिजल्ट दिखाया। मैं कहा ये नहीं होता मेरे पास सेम मशीन है। इन्हीं लोगों ने मॉर्निंग शोज को बदनाम किया हुआ है जो आर्टिफिशियल चीजें दिखाते हैं। सही बात है, मैं आपको नहीं, मतलब यहाँ पे जाहिर हम लोग नाम नहीं ले सकते, Exactly. लेकिन मैं ये कह रही होती हूँ आप अपना शो चलाने के लिए इतना एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए। आप देखिए लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, और वहीं से देखे दिखावे आप देखें कि कितने लोग, जहां हम दीगर कमर्शियल्स की बात करें, डिफरेंट एड्स की बात करें, वहीं पे कुछ ऐसे शोज भी हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो गुमराह हो रहे हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ, आप जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कोई भी मेडिसिन देता है 5 डेज 3 डेज 7 डेज, ये टाइम लगता है। ये नहीं कहता कि जाके एक डोज खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो फिर उस पे भी हम लोग भी इसी तरह से टाइम देते हैं कि हमें भी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। एकदम से आपकी स्किन को या आपके बालों को हम कैसे छेड़ दें? और ये एक सेंसिटिव इशू है। हम स्किन की बात करते हैं, सेंसिटिव इशू, हम बालों की बात करते हैं, सेंसिटिव है। आप गंजे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ जी। और एक जो सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम रहता है, हमारे क्लाइंट को ना केराटिन और रिबॉन्डिंग में फ़र्क नहीं लगता। वो केराटिन ट्रीटमेंट है, आपके बाल खराब हो गए हैं कलर करके, रिबॉन्ड्स करके, उन्हें थोड़ा सा डैमेज हो गया, आपका वो ट्रीटमेंट है आपके बालों को हील करने के लिए कि वो ठीक हो जाए। अब हमारे पास केराटिन के लिए आएंगे, ये स्ट्रेट कर दो। केराटिन नॉट फॉर स्ट्रेटनिंग, इट्स अ ट्रीटमेंट। और मैं पहले समझाती हूँ, मैंने बताया मैं पहले आप उन्हें लेक्चर दें कि भाई इनमें पहले फ़र्क जो है वो जान लें। अब मुझे बताएं आपने क्या करवाना है। जब मैं उनको खुद गाइड कर रही हूँ क्लाइंट को कि ये आपने केराटिन करवाना है, आपको बेसिकली क्या चाहिए, अगर आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए मैं रिबॉन्ड या एक्सटेंसो की तरफ जाऊंगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए मतलब वाकई अपने बाल ठीक करने हैं तो मैं केराटिन करूंगी क्योंकि वो ट्रीटमेंट है। एग्जैक्टली। अब आपने पेन किलर खाया, वो आपका जो पेन किलर है वो पेन को ठीक करेगा, वो आपका बेसिकली वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं ठीक करेगा, बीमारी को खत्म नहीं करेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा उस दर्द से। इन्फेक्शन वो नहीं ठीक करेगा, वो जो आपको वो देना पड़ेगा आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक। अब वो चाह रही है कि मैं पेन किलर दे के उनको इन्फेक्शन ठीक करूँ, वो नहीं। अच्छा, बाकी तमाम चीज़ों पे हमारे जो ख़वातीन हैं, चाहे मर्द की बात करूँ, ख़वातीन की बात करूँ, कि इन्वेस्ट कर लेंगी, लेकिन जब अपने खूबसूरती की बात, अपनी स्किन की, अपने हेयर की, वहाँ उन्होंने डिस्काउंट चाहिए होता है, वहाँ वो लापरवाही कर देती है, वहाँ वो चीज़ों को तवज्जो नहीं देती, जो कि फिर डिस्काउंट्स भी हम लोग देने को तैयार होते हैं। और मैं तो लेकिन ऐसे बंदे ऐसे सैलून पे जाना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, प्रोडक्ट आप देखें कि कैसा है। एग्जैक्टली। मज़ीद इस पे बात करते एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद हम ज़ारा से जानेंगे कि और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इस खूबसूरत फेस को बदसूरत बना सकती हैं और हमारी गलतियों की वजह से हमें जो है वो हमारी ये खूबसूरती छिन सकती है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन जो हैं उनकी फ़ेस की खूबसूरती जो है वो उनसे छिन जाए। हम चाहेंगे आपकी फ़ेस की खूबसूरती बरकरार रहे। टिप लेंगे, सोल्यूशन लेंगे, अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है तो कैसे उसे दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आपकी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। ये जानने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि हम मिलेंगे आपको इस शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। देखते हैं सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सर में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है आपकी खूबसूरती की, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो खूबसूरत दिखें, फ्रेश दिखें और उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। लेकिन जो चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे आपको गाइड किया जाता है, आप अगर उस पर अमल करेंगे तो ही आपकी खूबसूरती बरकरार रह सकती है। क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवा लिए, तो आप उन एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ें, किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं। अगर आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, खूबसूरती कहीं आपकी मानद पड़ चुकी है, धीमी हो गई है, कम हो गई है, तो उसको बरकरार रखने के लिए यकीनन एक्सपर्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। ज़ारा हमारे साथ है, जिनसे हम मज़े मज़े की बातें करें, खूबसूरती के बारे से हम जान रहे हैं। ज़रा थोड़ी एज, जो डिफरेंट एज पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, माना जो 30 या 30+ हो जाती है ख़वातीन या मर्द, दोनों की बात कर लेते हैं, हम किसी एक को नहीं रखते। माइंड कर जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, माइंड कर जाएंगे, क्योंकि हम ख़वातीन की बात करेंगे नहीं, अच्छा हमें बूढ़ा कह रही हैं, हाँ, तो हम भाई साथ में मर्दों को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो है सो है। बिल्कुल हम ऐसा ही सच में सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्हें ज़रूरत पड़ जाती है मेकओवर की, अपने ऐसा ही है। कुछ फेस पे ऐसी चीज़ें होती हैं उन्हें छुपाने की, जो कि ज़रूरत है, मार्केट की एक डिमांड बन चुकी है हमारी सोसाइटी की। बात करें अगर हम हमारी टीनेज जो बच्चे हैं या बैचलर, इवन 20 या 25 तक एज तक हम बात कर लें, कि तो स्किन ऑलरेडी आई थिंक खूबसूरत होती है, बेबी स्किन कह लें, या एक नेचुरल ग्लो होता है, खूबसूरती होती है। तो आजकल मुझे वो भी कहीं बरकरार होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 30+ तो उन्हें ज़रूरत है, ठीक है, वो उनकी ज़रूरत बन चुकी है, मजबूरी आप कह लें उन्हें है। लेकिन उससे पहले कि बच्चों की या बच्चियों की मजबूरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल देखें आपके पास आती होंगी ऐसी क्लाइंट्स कम एज की जो 14 इयर्स के बच्चे हमारे पास आते हैं, गर्ल्स आती हैं, 14 इयर्स, उनकी एक्ने है या कुछ है, वो एक एज का प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो कि एक आपका exactly। मतलब हार्मोन्स का इशू होता है, उसमें आपके हो जाता है, बाद में हाँ, मोटापा आ जाता है, बाद बहुत दुबले हो जाते हैं, आपके एक्ने हो जाता है, एग्जैक्टली। लेकिन उसको ना छेड़ना नहीं होता। यही मैं ज़रा आपको बताती हूँ, क्योंकि वही एज की बात बताई ना, और ये हर मेल और फीमेल में है, हार्मोनल ऐसे इश्यूज है, hormones होता है। एक्नी आता है, आपके फेस पे पिंपल्स आते हैं, और उससे बस आपने घबराना नहीं, आप ट्रीटमेंट साथ लें, लेकिन उस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू मत कर दें। तो मेरे अपने फेस पे थे, जो कि मैं उस पर बस वही जो मेडिकेटेड मुझे डॉक्टर ट्यूब रिकमेंड की, बस वो लगाती, और टाइम के साथ वो ख़त्म हो गई बिल्कुल। ऐसा ही है, आप अपने हार्मोन्स का इलाज उसमें नहीं करवाना चाहिए। 14 की एज में मुझे नहीं लगता आपको हार्मोन्स का इलाज करवाना चाहिए। आप 20 के बाद ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। लेकिन उस वक्त जो आपके हैं, आपको ज़ाहिर बुरा लग रहा है, उसको क्लीनिंग करनी चाहिए, क्लीन करवा लें थोड़ा सा, आप उसको क्लींजिंग वगैरह अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो करवा लें। और दूसरा ये है कि हम लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि आपने अक्सर बच्चियां बैठी अपने दानों को छेड़ी होती हैं या कुछ, वो जब आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, टच करते हैं, एक पिंपल को टच करके आप फेस पे दूसरी जगह जब टच करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि देखिए आपके हाथ भी साफ नहीं है, आप डिफरेंट चीज़ों को आप टच कर रहे हैं, और फिर वो हाथ आप अपने स्किन पे, अपने पिंपल पे आप लगा रहे हैं। ऐसा ही है। हम उन्हें कहते हैं कि आप इवन इनका टॉवल भी अलग कर दें। एग्जैक्टली, उनका टॉवल भी अलग, क्योंकि इससे दूसरे को भी हो सकते हैं सब उनके जो ये चीज़ें। और सैलून पे जब हम लोग जाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा सैलून पे स्पॉन्जेस रखे होते हैं, एक क्लाइंट पे यूज किया, दूसरे वॉश करके वही दूसरे पे ये चीजें, और वो क्या वॉश भी क्या होता है, वो इतना आई डोंट थिंक सो कि इतना वो अच्छे इवन से मेरा अपना सैलून है, मैं फिर भी बात कर रही हूँ। जो सच है हम सच में सच दिखाएंगे, कि जो सच है सच है, तो आपने इन चीज़ों पे कैसे नजर रखनी है, ये अवेयरनेस दे रहे हैं। पहले तो होता था कि चले आप अपने स्पॉन्जेस ले जाएं, पहले ये होता था, लेकिन अब तो डिस्पोजेबल चीजें आ गई हैं। एग्जैक्टली, हम लोग अपने सैलून पे सब कुछ डिस्पोजेबल यूज कर रहे होते हैं। डिस्पोजेबल वाइप्स हैं, आपने एक क्लाइंट यूज किया, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। आपके एक्ने है, कोई भी इशू है, वो नहीं होगा, आपके दूसरे क्लाइंट को नहीं होगा। आप क्लाइंट को अपनी स्किन समझ के उसकी स्किन को डील करें ना। ये बात अगर मैं चाहूँ, ज़ारा चाहे कि हमारी स्किन ख़राब ना हो, हम कभी भी सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, तो यकीनन आपको दूसरों के लिए भी ऐसे ही सोचना चाहिए। जब आप अपने लिए वो चीज़ पसंद नहीं कर पा रहे, अपने पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दूसरों पे क्यों? हम लोग वही कह रहे होते हैं कि क्लाइंट जब आता है ना, आपका एक सेशन उनके साथ होना चाहिए, जिसमें आप उनके साथ उनको बताएं, अवेयर करें। लेकिन हमारे पास क्लाइंट आता है, आप इतने में फेशियल कर रही हैं, दूसरी वाली तो थोड़े से पैसों में कर रही हैं। अच्छा भाई, प्रोडक्ट्स का फ़र्क है। दूसरा, मैं आपको सारी चीज़ें जो है हाइजीन रखूँगी।
टॉवल्स आपको डिस्पोजेबल मिलेंगे, आपको वाइप्स डिस्पोजेबल मिलेंगे, डेफिनेटली मुझे उसका भी चार्ज करना है। एग्जैक्टली। लेकिन आप वो अपनी सेहत को नहीं देखेंगे, अपनी स्किन को नहीं पैसा देखेंगे, पैसे पैसा और शॉपिंग के लिए जाएंगे, यही औरतें जो है ना ये जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना क्रेडिट कार्ड निकालेंगे। आपकी स्किन अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप सस्ता भी पहनोगे, आप अच्छे लग रहे हो। ये बात, तो इन्हीं चीज़ों पे अवेयर करने की नाज़रीन को ज़रूरत है। जब आपका फेस खूबसूरत लग रहा है, आप फ्रेश लग रहे हैं, खिले खिले लग रहे हैं, आपकी खूबसूरती बरकरार है, तो आप लोकल ब्रांड भी पहनेंगे ना, वो आप पे जचेगा। ऐसा ही है। लेकिन जब आपके फेस पे 12 बजे हुए होंगे तो ब्रांड पहनने से भी कोई फायदा नहीं। मैं खुद बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं तो पहनती हूँ ऐसे ही कपड़े। मैं जाती हूँ, मुझे इवन लोगों वो जो ठेले लगे हुए होते हैं, ऐसा ही है। मुझे वहाँ पे अगर कुछ अच्छा लग ले मैं तो वहाँ से भी खरीद लेती हूँ। मैं एक बात है ना कि जो आपने पहनना है वो आप पे लग कैसा रहा है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को Yes, ग्रूम करना है। अब हमारी स्किन इतनी अच्छी होती है कि हम थोड़ी सी बेस लगाएंगे तो वो सारे अच्छी बने। exactly. हमें केकी नहीं करना पड़ता। अब केकी तो तब भी करेंगे ना जब आपके बहुत पिंपल्स चीज़ों हैं, को छुपाने निशान के हैं, तो लिए, उनको हाँ, छुपाने के लिए हाँ, करेंगे। हाँ। फिर वो आप क्लाइंट की यही डिमांड है मेकअप के लिए भी, नहीं मुझे सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट उसी सूरत में अपनी करेंगे तब। स्किन भी सॉफ्ट रखनी हाँ पड़ेगी ना, जी। फिर वो अच्छा ज़रा इसके अलावा और कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। ड्राइनेस, हाँ। ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, और ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन वो भी डैमेज होती है। और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना उसमें यह आता है कि हम पानी नहीं पीते। ये मैं यही बात बोलने लगी थी, आपने मेरे दिल की बात छीन ली सुन ली कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली, चाय कॉफ़ी पी ली, बस हमें प्यास नहीं लगी हुई। यही चीज़ है। अब पानी अगर मैं किसी क्लाइंट से कहती हूँ ना आपकी स्किन जो है ना वो पानी नहीं, आपकी बॉडी में पानी नहीं है, इसकी वजह से हो रही है, तो हाँ मैं पानी नहीं पीती। मैं ये अच्छी बात नहीं जो आप मुझे बड़े फख्र से बता रही हैं। नो आपको पानी पीना चाहिए, अल्लाह ने नेमत दी है, आप उसको यूटिलाइज करो, आपकी स्किन के लिए बहुत आपकी अच्छा है। ये आपकी ज़रूरत है, आपकी बॉडी की ऐसा ही है। नीड है। मैं तो कहती हूँ आप डिटॉक्स वाटर पिए, आप उसको खुद घर में बनाएं, ब्लड साफ होगा, आपकी स्किन देखें कैसे ग्लो करेगी, नेचुरल ग्लो निखरेगी, करेगी। लेमन डालें, खीरा डालें, उसमें थोड़े से पुदीना डालें, बॉटल में सारा दिन आप वो पानी पीते रहें। आप एटलीस्ट 3 लीटर्स पानी तो पिए ना। बिल्कुल, हम तो मेरे से दिन में एक दो ग्लास पी के नहीं बस है। हाँ जी, लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं, आपके लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे आपके फ्लेक्स आए होते हैं ड्राइनेस के, वो फिर आजकल एक इशू ये भी डैंड्रफ का होता है, सर पे भी डैंड्रफ बहुत होती है, आपके गिर रही होती हैं, बिल्कुल आपके बाल गिर जाते हैं उससे। नहीं, उसके लिए है ना कमर्शियल्स बने होते हैं ना, लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। हालांकि वो शैम्पूज मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे हैं, सॉरी मुझे प्लीज कुछ कहिएगा नहीं लेकिन वो शैम्पूज नहीं अच्छे, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग भी रेकमेंड करते हैं। घर वो भी घर के टोटके हैं, उसमें सस्ते से लेके महंगे तक भी हैं टोटके, आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ होते हैं बैक्टीरियाज की वजह से। ज़ारा आज तक मुझे समझ हमारे बालों में कभी डैंड्रफ नहीं आया, क्योंकि लेकिन आजकल के बच्चों के बालों में बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे, कुछ 2 साल 3 साल के बच्चों पे बिल्कुल ऐसे छिलके बन के नजर आ रहे होते हैं, ऐसे जैसे कुछ चीज डाली उनके बालों में। लेकिन एक बात है, आजकल के पेरेंट्स वैसे नहीं जैसे हमारे थे। केयर करने वाले, सही मालिश मसाज करना, फेस का ख्याल, मेकअप ना करने देना। हाँ स्कूल जाते थे कभी मेकअप नहीं करने देते थे। मैं तो यूनिवर्सिटी भी जाती थी तो बड़ी सादी वादी सी जाती थी, अब मैं ब्यूटिशियन बन गई। सेम स्कूल कॉलेज जाती थी, हमारी प्रिंसिपल टीचर हमें बाकायदा देखती थी क्लास में सबको कि किसी ने कुछ फेस पे लगाया होता ना। और घर से अम्माएं बड़ी सख्त थी, बिल्कुल। मैं तो जाती होती थी तो मेरी अम्मा तेल लगा के मेरी चुटिया बनाई होती थी कॉलेज यूनिवर्सिटी से। मेरे बाल लंबे थे, अब तो कलर करवा के हमने कटवा दिए हुए। तो मैं एक दफ़ा अपने स्कूल चली गई, तो मुझे अब लंबे बाल थे, स्ट्रेट थे, बड़े खूबसूरत, तो मैं पोनी बांध के गई, चुटिया नहीं की। मुझे टीचर से यकीन करो वो कुट पड़ी, वो क्योंकि लंबे बाल थे, उन्हीं लंबे बालों को खींच के उन्होंने मारा कि ये। और वो मुझे ना मतलब अपने यार टीचर की मार तब हम बर्दाश्त कर लेते थे, आज का बच्चा नहीं करता। उसे तो जरा जोर से ओए तक बोल दो तो डांट, मुझे टीचर ने ओए क्यों बोला। टीचर तो छोड़े, इतनी खूबसूरत चुटिया अम्मा मेरी जो है ना वो करके भेजती थी। बच्चे जो हैं आजकल अपने पेरेंट्स के, एक पेरेंट्स ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, टीचर से भी मारे खाई हुई हैं हम लोगों ने, घर वालों से भी और इतनी खाई हुई है। और आज वो मार देखिए, आज वो नजर आती है ना। सही बात, क्योंकि उन्होंने हमें मार मतलब हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए उन्होंने हमें मारा। मैं आपको बताने लगी थी कि मैं आजकल हमारे स्कूल की बच्चियाँ देखती हूँ, चलिए कॉलेज को तो आप छोड़ दें, स्कूल गोइंग बच्चियाँ देखिए, उनका जब मैं फैशन देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि ये फैशन के फीसिस दे रही। स्कूल्स में जाते हैं, मैं अक्सर खुद देखती हूँ कि बच्चियाँ बाल स्ट्रेट किए हुए हैं, बिल्कुल, और उनका मेकअप किए हुए हैं,
اور وہ اسکن ابھی سے آپ کی ڈیمیج ہوگی. اس کو ہم بیبی اب اسکن دیکھیں کہہ رہے ہیں. وہ بیبیز کا وہ اسکول گوئنگ بچی ہیں, ان کی بیبی اسکن ہے. 16-17 کی ایج میں جائیں گی, وہ میک اپس کرنے سے ظاہر اس میں کیمیکل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اسکول میں ہیں, آپ گھوم پھر رہی ہیں باہر دھوپ میں, ڈسٹ ہو رہی ہے, تو یقیناً ڈیمیج وہ ریموو بھی نہیں کرنا, پراپر کلینزنگ کر کے ریموو کرنا ہوتا ہے. پھر اس کی وجہ سے فریکلز ہے, بعض اوقات ایکنی, یہ کیمیکل ریئیکشن بھی ہوتا ہے, ہارمونل ایشو نہیں ہوتا, کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ایکنی ہو جاتی ہے, آپ کے اسکارز آ جاتے ہیں. یہ جن کو ہم ایک بہت جو آتے ہیں براؤن یا بلیک اسپاٹس ہوتے ہیں, اکثر ہم بول دیتے ہیں نہیں یہ تیل ہے, ایک آدھ ہوتا ہے وہ تو تیل ہو گیا نا, وہ ہو گیا, لیکن کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ اس کو ہم لوگ کیمیکل ریئیکشن بولتے ہیں. وہ بھی آپ کی وہ اسکن کی تل ول بیماری نہیں ہوتے بھائی, یہ بھی جان لیں وہ تل ول نہیں ہے, کیونکہ اکثر وہ لوگ نہیں یہ تو بس قدرتی یہ فیس پہ بنے ہوئے زیادہ. اب آپ کے پاس بیسز آ رہی ہیں, ان میں بوٹینیکل بیسز بھی ہیں اور کیمیکل بیسز بھی ہیں. بوٹینیکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیشہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے. وہ تھوڑا ایکسپینسو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کچی چیز ہے, لانگ ٹرم چلنے والی, آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتی. ایگزیکٹلی, اور میں ہمیشہ ایسی ویس کو پریفر کرتی ہوں. اور ہم لوگ جائیں گے اسکن کے معاملے میں نو کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے. ایون آپ ایک ہائی لائٹ ایک بلشن لے رہے ہیں نا, آپ اس کو نیچرل پہ جا کے وہ لے لیں, اچھا لے لیں, ایکسپینسو ایک دفعہ خرچ کریں, بالکل کئی مہینے چل جاتا ہے. یار میرا جو پروڈکٹ ہے وہ تو اکثر سال چلتے ہیں, سال ڈیڑھ سال آرام سے چلتا ہے. وہ بھی میں ڈیلی یوز کی بات کر رہی ہوں, ڈیلی یوز کی بات کر رہی ہوں. لیکن جو اگر آفس گوئنگ کی بات کروں یا دوسری بچے ہیں, وہ تو اتنا ہیوی یوز بھی نہیں کرتے, زیادہ یوز. ہیئر کے لیے میں بولتی ہوں کہ آپ یہ ڈرائر, یہ اسٹریٹنر پلیز مت یوز کریں. بال ڈیمیج ہے, بال جل گیا آپ کا, پھر آ کے آپ کو کٹ کروانا پڑتا ہے. ہم نے تو شوق میں کروا لیا, ہم نے بہت لمبے رکھے ہیں, ہم نے ساری زندگی لمبے رکھے, ہم نے شوق سے کٹوائے. بات یہ کہ ہم نے تو ساری زندگی لمبے بال دیکھے, شاید ہم نے تو ابھی تک کی عمر سے لمبے بال, اب شوق تھا کہ یار ہم چھوٹے والے پہ کیسے لگتے ہیں, سو اس لیے ہم نے شوقیہ کٹوائے. شوقیہ کٹوائے ہوئے. حالانکہ ابھی بھی دیکھیں, ابھی اگر میں دیکھوں نا, میں اپنے سے ینگ لڑکیاں دیکھتی ہوں تو ان کے بال اتر گئے ہوئے, گر گئے ہوئے. زیادہ ایشو یہ ہے بہت ہمارے بالوں میں جان ہے. ہمارے بال ہیلتھ, آج بھی ہمارا بال ہیلتھی ہے. ایگزیکٹلی, بھلے ہم نے چھوٹا کروا لیا اور ہم ڈفرینٹ کلرز بھی کر رہے ہیں, اپنے شوق بھی پورے کر رہے ہیں, لیکن آج بھی ہمارا بال ہیلتھی ہے. ایگزیکٹلی, ہمارے بال ہیلدی ہیں. اس کی ریزن یہ کہ ہمارے بچپن میں ہماری اسکن بھی ہیلتھی ہے. ہاں جی. اور اب کی مائیں جو ہے نا, سیدھی سی بات ہے, موبائل پہ زیادہ بزی ہیں, بچوں پہ نہیں کیئر کر رہی, اس طرح پراپر ڈائٹ پہ بچوں کی کیئر نہیں کر رہی ہیں, ان کی پراپر فاسٹ فوڈ سب سے زیادہ اسکن اور ہیئر خراب کرتا ہے. اور ہم جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ڈائٹ ہیلتھی تھی. ایگزیکٹلی, دیسی کھانے کھاتے تھے. فاسٹ فوڈ جو ہے نا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت اسکن اور بالوں کا. اس کی وجہ سے اتنے پرابلمز آ رہے ہیں, ہارمونس کے ایشو اسی سے آتے ہیں. ہارمونس کی وجہ سے آپ کے بال بھی گر رہے ہیں اور آپ کی اسکن بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. پھر ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے ٹریٹمنٹس پہ ہم لوگ نہیں جاتے, اچھے ٹریٹمنٹس پہ بالکل نہیں جانا, ہم نے ٹریٹمنٹ پہ تو بالکل نہیں جانا. یا ہم ایگزیکٹلی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, یا ہم بالکل لوکل سیلونس پہ جا رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے, جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. پوائنٹ, وہ سیلونس پہ کیوں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, کم پیسے لگے, کم پیسوں میں ہمیں اچھا رزلٹ ملنے والا ہے. وہ انسٹنٹ رزلٹ ہوگا اچھا, لیکن بعد کے اس کے جو نقصانات ہیں پھر اس پہ نظر رکھیں. میری ایک جاننے پھر وہ کیا ہو سکتے ہیں, ڈسکاؤنٹس لگائے تھے اور اس کا جو سارا پروڈکٹ ایکسپائر ہو گیا تھا, وہ اس نے فیشیل کے لیے یوز کیا تھا. میں پیسے کیوں ویسٹ کروں؟ تو سوری, ڈسکاؤنٹس پہ جاتے ہوئے بھی تھوڑا سا سوچ لیا کریں. سوچے کہ اگر یہ اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, وہ اپنا نقصان کیوں کرے گا. ایسا ہی ہے, تو وہ اپنا نقصان نہیں کر رہا, لیکن آپ کا ضرور نقصان کر رہا ہے. آپ کو کیا, آپ کو ایک دفعہ 1000 روپے میں ایک چیز مل رہی ہے تو آپ لے رہے ہیں, اس کو اویل کر رہے ہیں, آپ اسکن پہ کیوں اتنا کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں. یہ انہی چیزوں پہ میں تو نہیں کر سکتی. سولوشن بتائیں کہ اگر اسکن ڈیمیج ہو چکی ہے ہماری بچوں کی, بچیوں کی, کیا کس طرح اسے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں. 20 کی ایج میں اینٹی ایجنگ لگانا شروع کر دیں, اچھی 20 کی ایج میں باہر جاتے ہوئے سن بلاک لازمی لگائیں. ٹھیک ہے, جو گرمی سردی جب بھی جو آپ نکلیں باہر, سن ایکسپوجر ایون آئی تھنک گھر میں بھی یوز کرنا چاہیے. لائٹس ہوتی ہیں, کوکنگ کر رہے ہیں آپ, کچن میں جا رہے ہیں, پروفیشنل لائٹس میں تو آپ کا زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے نا, لیکن جو عام گھر میں لائٹس ہوتی ہیں نارمل, لیکن اس میں کچن میں آپ نے جانا ہے, اس کا بھی ہو سکتا ہے, اس کا لازمی ہونا چاہیے, تو گھر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سن ایکسپوجر کم رکھیے. سردیوں میں اکثر ہم لوگ دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. یار میں نہیں بیٹھتی, میں نہیں بیٹھتی, اور فیس کر کے دھوپ کی طرف تو کبھی بھی نہیں بیٹھتی. میں زیادہ تر بیٹھ ہی نہیں سکتی دھوپ میں, مجھے ویسے دھوپ سے کوئی اتنا پیار نہیں لگاؤ نہیں ہے, پیار نہیں ہے.
मुझे क्लाउडी अच्छा लगता है, लेकिन वो धूप से एक वो वैसे भी वाकई आपकी स्किन बहुत जल जाती है। अच्छा, हमें सर्दियों में नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जितनी डैमेज स्किन हमारी सर्दियों में विंटर में होती है उतनी शायद समर में नहीं होती होगी। समर में भी हम लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर बहुत मजबूरी है हम निकलें दोपहर में, अदर देन नहीं ज़रूरत और अगर निकलना भी है तो सन ब्लॉक इतना याद रख के लगाएं, कंपल्सरी चीज़ है, लाजमी। बिल्कुल, जैसे आप एसी चला रहे हैं ना वो ज़रूरी है, इसी तरह आपके लिए सन ब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि घर आना है आपने और फिर आपके उसको अच्छी तरह जब वॉश करना है ना, वॉश लाजमी करें। स्किन को रात को सोते हुए मस्ट है आप इसको क्लेंजिंग करके फिर सोए। स्किन को भी थोड़ा सांस लेने का, इसके पोर्स को सांस लेने की ज़रूरत होती है, रिलैक्स करें। और फिर नाइट क्रीम्स भी यूज़ करें। एक तो आपकी एजिंग जल्दी नहीं आएगी, दूसरा आपके फ्रैकल्स नहीं होंगे क्योंकि स्किन क्लीन है आपकी। थोड़ा सा आप खुद को टाइम दें। देखो वो हम अक्सर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, जुमला, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे, दिखाएंगे, तो आप महफिल की रौनक, जान शान आन बान बनेंगे ना जनाब। बिल्कुल। जब आप किसी की नज़रों को भा ही नहीं रहे हैं तो वो कैसे आपको भाव देगा? यही बात है, यही बात है। हमें चाहिए, लेकिन वो फिर हम मेकअप करके छुपा लेते हैं। नहीं, मत करें इतना मेकअप, मत करें इतना मेकअप, मत करें इतना। जहाँ ज़रूरी, अब जैसे हम जैसे बंदों को चैनल पे बैठने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमें करना पड़ता है। बट अगर हम फैमिली गेट टुगेदर की बात करें तो उसमें जितना आप सादा रह सकें, जितना कैजुअल रह सकें, उतना आप रहने की कोशिश करो। वो तब होगा जब आपकी स्किन अच्छी हो। आज मैंने कैमरे के सामने आना तो मैंने बेस लगाई है। अदर देन मेरा ये होता है कि मैं डेली बेसिस पे, क्योंकि मुझे चाहिए मेकअप, बेस नहीं लगा रही हूँ। मेरी स्किन इतनी अच्छी, इतनी नीट है कि मैं ब्लश ऑन और लिपस्टिक लगा के आ जाती हूँ। जब आपकी स्किन अच्छी होगी आपको ज़रूरत नहीं होगी, और लेकिन जब आपने अपनी स्किन की ज़रूरत बना ली, उसका बेड़ा गर्क कर लिया हुआ, फिर ये चीज़ तो ज़रूरी हो कि पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? बस यही कहूँगी कि जो मर्जी करें, लेकिन अपनी स्किन के साथ मत खेलें। अगर आपने इन्वेस्ट करना है अपनी स्किन पे और बालों पे इन्वेस्ट करें। कपड़ों जूतों पे आप इन्वेस्ट उस सूरत में करेंगे जब आपकी स्किन अच्छी होगी, तो आप वैसे ही खूबसूरत दिखेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच ज़ारा, आपने हमें वक्त दिया, इतनी मज़े की बातें रही। और ख़वातीन की अभी भी हमारी ढेर सारी बातें हैं जो कि ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो हम प्रोग्राम के बाद बातें करेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ारा वंस अगेन। लेकिन नाज़रीन, आपको आज का प्रोग्राम आपने इंजॉय किया होगा, क्योंकि जहाँ हमने ड्रग के हवाले से बात की, वहीं पे ड्रग की वजह से भी हमारी खूबसूरती जो है वो कम पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हम एक चलती फिरती लाश बन जाते हैं। तो आपकी खूबसूरती, आपके चेहरे की खूबसूरती को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, उस पर आज हमने बात की। देखिए, हर इंसान चाहता है खूबसूरत लगना, सबका बुनियादी हक है, आप ज़रूर लगें, लेकिन जो चीज़ आपके लिए, जो प्रोडक्ट, जो चीज़, जो माहौल, जो खाना पीना, जो भी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, चाहे वो आपके फेस के लिए, आपकी हेल्थ, आपकी पूरी बॉडी, आपकी ज़िंदगी, लाइफस्टाइल, जिसके लिए भी वो नुकसानदेह, उससे हमें अवॉइड करना है, उससे हमें दूर रहना है। अपनी ज़ात के लिए, इवन आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, कभी भी जो चीज़ नुकसान देती है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ये खूबसूरती, ये ज़िंदगी आपको एक ही बार मिली है, तो इसकी हिफाजत करना, इसकी केयर करना, ये यकीनन हम सब पे लाजिम है और हमें करना भी चाहिए। अगर आप अपनी खूबसूरती बरकरार रखना चाहते हो, सबसे पहले मैं कहूँगी सबसे अच्छी बात कि आप ना अपने अंदर की जो बदसूरती उसको ख़त्म करें, अंदर से खूबसूरती लेकर आएँ, इखलाक खूबसूरत बना लें। यकीन करें फेस पे आपके वैसे ही बड़ा ग्लो आ जाएगा। हम अंदर से बड़े मुनाफिक हो चुके हैं, फेस हम चमकाना चाहते हैं, ऐसे खूबसूरती कभी नहीं आने वाली। अंदर से खूबसूरत हो जाएं, खुश इखलाक हो जाएं, तो फेस पे ग्लो तो वैसे ही आ जाएगा। ये तो टेम्परेरी है, ये तो उम्र के साथ साथ ये ढलने वाली चीज़ है, मुस्तकिल कभी नहीं रहती। सो खुश इखलाक बने, खुशियाँ बांटें, खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।